आज का बहुत ही फ्रेश चैप्टर है, दैट इज सिलॉग, शॉर्ट में बोलते हैं सिलॉग, सिलोजिज्म। ठीक है, this chapter demands very high concentration from all of you because this is a very compulsory topic for both of your examination, banking and staff selection commission. This is also equally important in the sense that if you want to be matured enough to understand how to deduct an inference from a given statement, it is very important to understand these types of chapter like syllogism. इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट वाले चैप्टर करवाए हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स एंड एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, जो पुराने स्टूडेंट उनको मैंने करवाया है। ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट को हाईली मैच्योर्ड बनाता है क्योंकि वो चीज़ों को समझता है कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और आपको ये पता लगाना है कि इस दिए गए स्टेटमेंट को हमेशा आपको सच मानना है। द गिवन स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, however it doesn't matter how different it is from a commonly known fact. जो हम लोग आमतौर पे जानते हैं ना, उससे कितना भी वो स्टेटमेंट अलग दिखता हो सुनने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेटमेंट दिया है, आपको सच मानना है। क्या मानना है? सच मानना है। कुछ नहीं सोचना है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। बोलता है ऑल रैबिट्स आर ह्यूमन बींग्स, बोला ऑल रैबिट्स आर ह्यूमन बींग्स, बोला है तो है, सारे खरगोश मनुष्य है, मतलब सच है। अब आपको पता ये लगाना है द स्टेटमेंट्स आर गिवन, ओके फाइन, जो कंक्लूजन है उसके बाद तो क्या दिया रहेगा? कंक्लूजन, उसके ऊपर ही सारा खेल है। आपको ये पता ना लगाना है कि जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को क्या कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं करता है। मतलब मैंने कुछ कहा, उस बात का मतलब आपने क्या समझा। आप जो भी मेरे बात का मतलब समझोगे वो मेरे कहे गए स्टेटमेंट से सीधा संबंधित होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते हो। आप कुछ भी मानो लेकिन दिए गए स्टेटमेंट के डोमेन से बाहर नहीं जाना है। आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, ये सत्य है कि आप कमरे के अंदर बंद हो, ये एकदम बिटर ट्रूथ है। आप कमरे के अंदर बंद हो, आप कुछ भी करो लेकिन कमरे के अंदर करो, आप कमरे के बाहर कुछ नहीं कर सकते। इट इज लाइक दैट, स्टेटमेंट इज लाइक अ रूम एंड यू आर ट्रैप्ड इनसाइड अ रूम, सो व्हाटएवर यू वांट टू डू यू हैव टू डू इनसाइड अ रूम। आपको उस कमरे के अंदर ही करना है, बस उस स्टेटमेंट के बाहर कुछ नहीं सोचना है, अपने मन से कुछ नहीं मानना है। डोंट एज्यूम एनीथिंग। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी राइट टू एज्यूम एनीथिंग। जो स्टेटमेंट है वो परम सत्य है, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सिलॉग कुछ नहीं है, एक डिडक्शन है, एक इन्फरेंस है। एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उस स्टेटमेंट को नीचे दिया गया कंक्लूजन, कौन कौन सा कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। अगर 1 नंबर फॉलो करेगा तो बोलेगा कंक्लूजन 1 फॉलो। अगर 2 नंबर फॉलो करेगा तो बोलेंगे ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगर 3 नंबर फॉलो करेगा तो बोलेगा ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। अगर बोलेगा 1 और 3 फॉलो कर रहा है तो बोलेगा ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज। अगर कोई भी नहीं करेगा तो नीदर कंक्लूजन फॉलो। अगर बोलेगा नहीं, या तो 1 नंबर करेगा या 3 नंबर करेगा, तो आइदर 1 और 3 फॉलोज। ये सब पढ़ाएंगे। 5 नंबर तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आज का क्लास अगर ठीक से समझ गया तो जितने भी चैप्टर आज तक किए हो, और इसमें जो मैंने कहा एक हाई मैच्योरिटी लेवल और कंसंट्रेशन डिमांड करता है, जितने भी चैप्टर्स आज तक किए हो उन सब से आसान चैप्टर बन जाएगा। कहीं कहीं पे बहुत हाईली कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो हम दूर कर देंगे, लेकिन ये चैप्टर सबसे आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर को अगर समझ गए तो कोई चैप्टर समझने में आसानी दिक्कत कभी नहीं होगी। तो सिलॉग में हम लोग एपिसोड आज 1 कर रहे हैं। इसमें हम लोग ऑल टाइप्स देखेंगे, सिर्फ रिवर्स सिलॉग को छोड़ के। वो मे भी सेकेंड एपिसोड में हम कराएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट कुछ सालों में 1 या 2 ही ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जहाँ पे रिवर्स सिलॉग के क्वेश्चंस अपीयर हुए थे। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है करना, लेकिन ऐसा बात नहीं कि कर नहीं पाओगे, जब सिखा देंगे तो वो भी आप कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट। सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और देखते हैं क्या है ये। देखो, पहले चीजों को ध्यान से समझो। स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए फुल कंसेंट्रेशन फिर से कह रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक बात कही गई है। कहा है ए इज द फादर ऑफ बी। ए कौन है? बी का फादर है। ठीक है, अच्छा ये बोला है कि ए बी का फादर है।
तो अगर ए इज द फादर ऑफ बी, ये स्टेटमेंट है और आपको इसको सच मानना है कि ए बी का पिताजी है, इसका बाप है। अब आपको यहाँ पे 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला दिया है बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द डॉटर ऑफ ए एंड बी इज द चाइल्ड ऑफ ए। आपको ये पता लगाना है कि इन दिए गए 3 कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है, यानी कि इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, और कौन सा कंक्लूजन ऐसा है जो दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से, इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। सिलॉग सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला मेथड जो बकवास है, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, पागल हो जाओगे, एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लग जाएगा। और वेन डायग्राम हो जाएगा ना, तो वेन डायग्राम से सारे हर तरह के कॉन्सेप्ट में ये आप ये लगा सकते हो, आज का जो मैं बता रहा हूं प्रोसेस। सो ए इज द फादर ऑफ बी, पहला कंक्लूजन है बी इज द सन ऑफ ए। आपको जो मैं लिखा हूं ये फॉलो नहीं करना है, खुद से सोच के बताइए कि अगर ए बी का बाप है तो बी ए का बेटा हुआ, सच है कि गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो यहां बोला है कि ए जो है, आपको साफ साफ बोल दिया गया है कि ए कौन है? फादर है बी का। तो एक बात तो साफ है कि ए एक मेल पर्सन है। ए कौन है? मेल पर्सन है। इतनी बात समझ में आती है? तो मैं एक एक चीज बारीकी से आपको समझाता चला जाऊंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो ए एक मेल पर्सन है क्योंकि फादर तो मेल ही होता है। अच्छा, फादर किसका है? बी का। लेकिन बताओ क्या यहाँ पे बी का जेंडर स्पेसिफाई किया है? नहीं, इसका जेंडर हमें नहीं पता। अगर हमें जेंडर नहीं पता तो हमने कैसे बोल दिया कि ये जो बी है इज द सन ऑफ ए। सन तो क्या होता है? मेल होता है। यहां कहीं पे लिखा है कि ए जो है वो तो बोला है बी का फादर है, तो फादर ए मेल हो गया, लेकिन बी इसका बच्चा है ये मुझे पता है, लेकिन लड़का है कि लड़की कहीं बोला है? क्या ये फीमेल है मेल है ऐसा कुछ बोला है? अगर मेल होता तो बोलते किसी के सन है, अगर फीमेल होता तो बोलते कि चलो डॉटर है, पर ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है। तो ये हम कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस एंड इट मस्ट फॉलो द स्टेटमेंट। याद रखिए, कंक्लूजन हर स्थिति में, हर कंडीशन में इसको ट्रू होना ही होगा, यहां कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। कंक्लूजन मतलब इट मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस एंड इट मस्ट डिराइव फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से ही निकलना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि ये क्यों सही है, तो आप बोलोगे देखो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। आप अगर इसको फॉल्स बोल रहे हो, बोले क्यों फॉल्स है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट देखो वहां दिया हुआ है। आप हमेशा रेफर कहां करोगे? स्टेटमेंट को, क्योंकि ये कंक्लूजन निकला कहां से है? स्टेटमेंट से ही निकला है। तो अगर ये कंक्लूजन है कि बी इज द सन ऑफ ए, तो हम बोलेंगे ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि द जेंडर ऑफ द बी इज नॉट स्पेसिफाइड। तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो सन है कि डॉटर है। क्या ये बोल सकते हैं कि बी इज द डॉटर ऑफ ए, कि बी ए की बेटी है? अगेन, चूंकि बी का हमको जेंडर ही नहीं पता, हम कैसे बोलेंगे कि बी जो है इसकी बेटी है? नहीं बोल सकते। तो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब बोला है कि बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, बी जो है ए का बच्चा है। ये सही है, क्योंकि चाइल्ड का कोई जेंडर नहीं होता, ये न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा जेंडर होता है? ये जो होता है ये न्यूटर जेंडर होता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों में जो काउंट होता है। छोटा जो बच्चा होता है उसका जेंडर हम लोग मेल फीमेल नहीं बोलते हैं, वो न्यूटर। बेबी, लड़का के लिए बेबी, लड़की के लिए भी बेबी बोलते हैं। चाइल्ड भी लड़का के लिए भी होता है, लड़की के लिए भी होता है। तो इन तीनों कंक्लूजन में सिर्फ ये वाला कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन नंबर 3 फॉलोज। फॉलोज का मतलब क्या? किसे फॉलो करता है? ये दिए गए स्टेटमेंट से सीधे फॉलो करता है। पर ये दोनों अगर कंक्लूजन है, अगर कंक्लूजन लिखा हुआ है तो फॉलो नहीं करेगा। पर यहां पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां क्या लिखा हुआ है? कंक्लूजन लिखा हुआ है। अब मान लो इसी चीज को मैंने इसी भाषा चेंज कर रहा हूं। हाँ, मैं भाषा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कंक्लूजन को काट दिया, ठीक है, और मैंने कंक्लूजन के जगह क्या लिखा? मैंने इसको लिख दिया
पॉसिबिलिटी। अब बात यह है कि कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, मैंने अभी कहा कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, इट मस्ट डिराइव फ्रॉम द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया गया है वहां से सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू। पॉसिबिलिटी मस्ट नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस। अगर पॉसिबिलिटी कोई एक केस में अगर प्रूव हो जा रहा है कि सही है, तो बाकी में अगर वो गलत भी साबित हो जाता है तब भी वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंक्लूजन के साथ ऐसा नहीं है। कंक्लूजन को हर कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ेगा, कंक्लूजन को हर केस में सही साबित होना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी को केवल एक केस में सही साबित होना पड़ेगा। एक होता है ना, आपको एग्जाम पास करना है, 4 सेक्शन है, 2 तरह के लोग हैं, एक है इंग्लिश है, एक है मैथ है, एक रीजनिंग हो गया और जीके हो गया। तो राजेश के लिए बोला गया कि यू हैव टू पास इन ऑल द सेक्शंस, ओनली इन दैट केस यू कैन क्वालिफाई। और मोहित है, मोहित को बोला गया कि आपको किसी एक में पास होना है। क्या में पास होना है? किसी एक में। तो मुझे जो चारों में पास होना है, मैं कौन हुआ? कंक्लूजन। मुझे हर कैटेगरी में पास करना पड़ेगा। और मोहित क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। उसे चारों में से किसी एक सेक्शन में अगर वो सही साबित हो जाता है, पास हो जाता है, तो उसे पास मान लिया जाएगा। पर मैं पास तभी होऊंगा, क्योंकि मैं कंक्लूजन हूं, मैं पास तभी होऊंगा जब मैं चारों में पास करूं, हर सेक्शन में पास करूं। और वो पॉसिबिलिटी है, उसे किसी एक केस से पास होना पड़ेगा। अब फिर से पढ़ो, सिर्फ मैंने इसे बदला है, बी इज द सन ऑफ ए। कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है। पॉसिबिलिटी मैंने क्या? संभावना, मे और मे नॉट बी। बोला है, यहां बोला ए इज द फादर ऑफ बी, बी मे बी द सन ऑफ ए एंड ऑल। तो ये फॉलो करेगा, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो फॉलो करेगा। एंड बी इज द डॉटर ऑफ ए, यस पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फॉलो करेगा। बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, पॉसिबिलिटी हुआ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंक्लूजन हुआ, होना ही होगा। तो देखो, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ये तो डेफिनिट है, ये तो सर्टेन है, ये तो स्टेटमेंट से सीधा मालूम चल रहा है कि बी ए का लड़का हो लड़की हो उससे मतलब नहीं, लेकिन बच्चा तो है। तो बताओ, ये पॉसिबिलिटी है कि कंक्लूजन है? तो जो डेफिनिट होता है, जो फिक्स्ड है, जो दम ट्रू है, जहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो क्या है? कंक्लूजन है। यानी ये वाला क्या है? कंक्लूजन है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये डेफिनिट है, क्योंकि ये डेफिनिट है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी के सेक्शन में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? कंक्लूजन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या है? कंक्लूजन है, डेफिनिट कंक्लूजन है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अगर ये तीनों को मैं अगर कंक्लूजन की कैटेगरी में रखूं, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कंक्लूजन को काट के इसको पॉसिबिलिटी कर दिया, तो पॉसिबिलिटी में ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लड़का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बेटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेटा नहीं है तो बेटी है, और बेटी नहीं है तो बेटा है। तो बताओ, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? लेकिन ये तो डेफिनिट है, ये तो सर्टेन है कि बी ए का बेटा हो चाहे बेटी हो, पता नहीं, पर बच्चा तो है, एकदम श्योर है। और जो श्योर की कैटेगरी में आता है, जो फिक्स्ड है, सर्टेन है, मुझे पता है, आंख बंद करके बोल सकता हूं, वो कंक्लूजन होता है। और जहां पे एक प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो क्या होती है? पॉसिबिलिटी। आपको मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन के बारे में मैंने क्या बताया? कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस, मींस इन ऑल कंडीशन, मींस इन ऑल कंडीशन। वीडियो खत्म होने के बाद भी जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तब भी मैं बोर्ड पे रखूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आपस में कुछ बातें कर लें, कंफ्यूजन कुछ भी होगा तो हम लोग बाद में कर लेंगे डिस्कशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंक्लूजन को जितने भी कंडीशंस दिए रहेंगे, अब था दिमाग में आ रहा होगा क्या कंडीशन, आगे पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझ रखो कि कंक्लूजन को हर केस में, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में सच होना होगा, ट्रू होना होगा, जेन्युइन सर्टेन होना होगा। और पॉसिबिलिटी को किसी एक केस में। देखो, पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने बोल दिया, जो मैंने वहां बताया वो मैंने यहां भी तुमको बता दिया। पॉसिबिलिटी है कि बी इज द सन ऑफ ए, ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि बी इज द डॉटर ऑफ ए, ट्रू हो जाएगा। लेकिन बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ये तो फैक्ट है, ये तो सर्टेन है,
ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी की। आज जब कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये दोनों गलत है, ये वाला सही है। जब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये दोनों सही है, ये वाला गलत है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? जो मैंने वहां बताया उसका भी आपको नोट यहाँ पे है, जो आपको पीपीटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी मे और मे नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस। इफ इट इज ट्रू इन एनी one case among so all cases, then it's a possibility, then it follows. तो पॉसिबिलिटी सभी केसेस में फॉलो कर भी सकता है, फॉलो नहीं भी कर सकता है। अगर ये किसी एक कंडीशन को फॉलो कर देता है, एक कंडीशन को जस्टिफाई कर देता है दिए गए कई सारे कंडीशन में, तो वो फॉलो करेगा अगर वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो कंक्लूजन है तो भैया अगर 3 कंडीशन है तो कंक्लूजन को तीनों कंडीशन पे फुलफिल होना होगा। मैं समझा पाया? अभी इतना समझो और आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? इस तरह के आते हैं। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा ऑल कैट्स आर बैड्स, सारी बिल्लियां बल्ले हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जो कॉमनली नोन फैक्ट है कि बिल्ली बिल्ली होती है, बल्ला बल्ला होता है, हमें पता है बिल्ली कहीं बल्ला नहीं हो सकता, बल्ला कहीं बिल्ली नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना है, जो दिया गया है वो सही है कि हाँ भैया ऑल कैट्स आर बैड्स एंड ऑल बैड्स आर टेबल्स, ये सही है। आपको सही मानना है, आप कुछ भी अपने से नहीं मानो। और कंक्लूजन दिया हुआ है और यही एग्जाम पूछेगा कि बताइए इन दोनों में कौन फॉलो करेगा, इन दोनों से कौन फॉलो नहीं करेगा। यही पूछ रहा है कि सम टेबल्स आर बैट्स, इसको समझने के बाद आपको बताना है कि ये फॉलो करेगा कि नहीं। सम टेबल्स आर बैट्स एंड नो कैट इज अ टेबल। तो आपको एग्जाम पूछेगा कि इस कंक्लूजन में कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के आते हैं। ये तो हो गया कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पे देखो एक वर्ड है ऑल, यहाँ पे क्या है? सम। सबसे इंपॉर्टेंट बंदा यही है पूरे सिलॉग में, कंफ्यूजन पैदा करने वाला और क्लियर करने वाला यही है, सारा फसाद का जड़ यही है। और एक क्या है? नो। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं के बारे में पहले तुमको सीखना पड़ेगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसा आता है समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि पर्पस क्या है। अब देखिए क्वांटिफायर, आपने जो अभी देखा ऑल, ऑल मतलब सब, ऑल हुआ, होल हुआ, इसे कहते हैं क्वांटिफायर। तुम्हें कितने क्वांटिटी में चाहिए उसके लिए कुछ वर्ड इस ना, आई वांट ऑल द केक, जितना केक रखा मुझे सारा चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए सम ऑफ द केक, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नन, नो चाहिए, थोड़ा दे दो फ्यू, ना के बराबर दो, फ्यू हो गया अ फ्यू, ना के बराबर फ्यू। तो ये जो हो गया ये बताने के लिए कि आपको कोई चीज कितनी मात्रा में चाहिए, तो उसे क्वांटिफायर कहते हैं, जो क्वांटिटी को शो करता है। देखो यूनिवर्सल एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है इसमें हम या तो वी इंक्लूड ऑल और वी एक्सक्लूड ऑल, या तो हम सबको ले लेते हैं या सबको छोड़ देते हैं। मुझे केक नहीं खाना है, यानी पूरा का पूरा ही मैंने छोड़ दिया। मुझे सारा खाना है, आई वॉन्ट ऑल। बच्चे ऐसा होते हैं ना, जो छोटे होते हैं जिद करते हैं इनको सारा केक दो, या मुझे भी नहीं खाना है। या तो वो यूनिवर्सली एफर्मेटिव होते हैं या यूनिवर्सली नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये हो गया ऑल, या फिर हो गया एवरी, या हो गया ईच। ये क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, कि हमें ये बताना है कि हमें कितने क्वांटिटी में चाहिए। और यूनिवर्सल नेगेटिव क्वांटिफायर क्या हो गया? नो। तो क्या हो गया? नन। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ाएंगे अच्छे से। पर्टिकुलर क्वांटिफायर मतलब ये तो हो गया या तो पूरा ले लिया या पूरा छोड़ दिया, या तो होल ले लिया या फिर होल ही छोड़ दिया, बीच में कुछ नहीं। एक हो गया पर्टिकुलर, जैसे कि सम, सम मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, फ्यू माने भी क्या होता है? थोड़ा। सम बट का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा। अ फ्यू, फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये सब तुमको वर्ड मिलेंगे। जब मैं क्वेश्चन दूंगा वहां करने के लिए सबको समझ में आएगा कि ये क्या है। लेकिन यहां सबसे बड़ा झमेला किसके साथ है? सम के साथ। पूरा सिलॉग ही सम जो वर्ड है ना इसके ऊपर ही डिपेंड है। देखो सम का मतलब हिंदी में क्या होता है? थोड़ा। थोड़ा दे दो खा लूंगा मैं। अब थोड़ा मतलब क्या? अब थोड़ा का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। थोड़ा मतलब क्या? थोड़ा का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो सम का मिनिमम जो रेंज होता है ना, मिनिमम रेंज, वो होता है 1। कम से कम थोड़ा माने कम से कम 1, तभी तो बोलेगा चलो कुछ तो खाया, कुछ तो पार्टी में आया, कुछ तो खाया, यानी कि
एक खाया, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताओ। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके फादर ने आपके लिए केक लाया है और आपके बर्थडे में और कोई नहीं है, ठीक है, आप ही को केक खाना है, तो आपने केक काटा, आपने थोड़ा सा केक खाया, तो वो क्या हुआ, सम। 10 मिनट के बाद आपको और खाने का मन हुआ क्योंकि केक अच्छा है, आपने और थोड़ा ठूस लिया, ठीक है। 15 मिनट के बाद आपको लगा कि मेरा दोस्त लोग आ जाएगा, साला सब खा जाएगा, आपने और जाकर थोड़ा सा खा लिया, सम ही चल रहा है अभी। सम करते करते केक आधा हो गया। उसके बाद शाम को फिर आपने बैठा, खिड़की के सामने बारिश हो रही है, थोड़ा केक खाने का मन गया तो और काट के लेकर आया थोड़ा, और ऐसा करते करते थोड़ा करते करते प्लेट में अब कुछ भी बचा नहीं है। आप तो थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे ना, पहले आप थोड़ा सा खाए और खाते खाते पूरा आपने साफ कर दिया। इसी बात को बोला जाता है कि सम का मिनिमम रेंज कितना होता है, 1। कम से कम एक तो लेगा ना, और सम का मैक्सिमम रेंज कितना होता है, ऑल। सम का मैक्सिमम रेंज कितना होता है, ऑल। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि सम माने थोड़ा, लेकिन सर आप सम माने ऑल क्यों बोल रहे हैं। रेंज की बात है, अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग भी देखो तो उसका रेंज है कि अनस्पेसिफाइड डेटा। सम का मतलब होता है अनस्पेसिफाइड नंबर और अनस्पेसिफाइड डेटा। तो ये मिनिमम शुरू होता है 1 से और मैक्सिमम कैन गो अप टू ऑल। ये बात कभी मत भूलना, अगर आपको सीलॉक का चैप्टर अगर सही में अगर आपको समझना है और आपको 5 to 7 नंबर अगर एग्जाम में सीधे सीधे उठाना है तो आपको ये जानना पड़ेगा। एग्जाम में आया था एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में सीलॉक कितना क्वेश्चन था, 5। अभी जो एग्जाम हुआ कहा कंपलसरी टॉपिक है, आप खुद सोच लो, एक एक नंबर के लिए, वो भी आए चाहे ना आए, उसके लिए भी पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, या तो 5 से 7 नंबर है, ठीक है। तो सम का मिनिमम रेंज है 1 और सम का मैक्सिमम रेंज है ऑल। सम देखो यहां पे दिया हुआ है, सम टेबल्स आर बैट्स। कुछ टेबल क्या है, चमगादड़ है, बैट्स, सम टेबल्स आर बैट्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। आगे मैंने क्या लिखा है, इट कैन बी रिटन एज ऑल 100 टेबल्स आर बैट। सम टेबल्स आर बैट्स, मान लो वहां पे 100 टेबल्स हैं, एक रूम में 100 टेबल्स हैं, और हम ये कह रहे हैं कि सम टेबल्स आर बैट्स, इनमें से कुछ टेबल क्या है, बैट है। तो कम से कम कितना टेबल लेंगे, 1, और मैक्सिमम कितना लेंगे, पूरा का पूरा 100 टेबल्स आर बैट। सम का रेंज मिनिमम 1 से लेकर कहां जाता है, 100 तक जाता है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कॉमनली नॉन फैक्ट से बिल्कुल अलग है कि नहीं है, कि सम का माने ऑल क्या होता है, फिर ऑल क्या होगा, ऑल तो ऑल है, ऑल माने सम नहीं होता है, सम माने ऑल होता है, लेकिन ऑल मतलब कभी सम नहीं होगा। मैं बोलूंगा मुझे ऑल केक चाहिए, मतलब क्या, पूरा केक उठा के मैं ले जाऊंगा, लेकिन सम केक चाहिए तो वो रेंज है ना उसका, कितना लेगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा, लास्ट में लेगा तो पूरा ले सकता है। तो ऑल कभी सम नहीं हो सकता, पर सम ऑल हो सकता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सम मीन्स अनडिटरमाइंड क्वांटिटी और अनस्पेसिफाइड नंबर एज पर डिक्शनरी। डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखोगे तो ये वो संख्या है या वो क्वांटिटी है जो स्पेसिफाइड नहीं है, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है अभी आगे जब क्लास लेंगे तब पता चलेगा। अब मान लो कि एक रूम में 30 टेबल है, मान लो इस रूम में 30 टेबल है, 30 टेबल्स है, ओके, टेबल्स है। कंक्लूजन दिया हुआ है सम का, 1 टेबल इज चेयर, उसमें से एक टेबल क्या है, चेयर है, सम के सेंस में ट्रू हुआ। 21 टेबल, 18 टेबल या n नंबर ऑफ टेबल जो स्पेसिफाइड नहीं है, क्या है, चेयर है, ये भी क्या हुआ, सम हुआ। और सारे के सारे टेबल को अगर मैं ले लूं, ऑल 30 टेबल्स आर चेयर्स, तो ये भी क्या हुआ, सम हुआ। ये सब क्या है, सम का डेफिनेशन है कि सम 30 टेबल अगर रूम में है और मुझे ये बताना है कि वहां से कुछ टेबल अगर चेयर है तो मिनिमम 1 लेंगे, 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, और मैक्सिमम 30 का 30 ले सकते हैं। ऑल टेबल्स आर चेयर, वो ऑल केस में हो गया, ऑल सम नहीं हो सकता, लेकिन सम को हम मिनिमम 1 से शुरू करके कहां तक जा सकते हैं, ऑल तक जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आगे और भी समझाएंगे। अब आ गए हम लोग मेन मुद्दे पे, अब यहीं से आपका क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट होगा।
और यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिएगा, ये हम और आगे भी करेंगे डिस्कशन, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी आप लोगों से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत हाई मैच्योरिटी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और समझ गया ना, सच में क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, सारे क्वेश्चन बनेंगे और आराम से बनेंगे, बहुत जल्दी। 5 क्वेश्चन बनाने में आपको समय लगेगा, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको समय लगेगा हार्डली 1.5 से 2 मिनट, 5 क्वेश्चंस। अब आपको देखो यहाँ पे डायग्राम है, आपको सिलॉग के सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही बनाने हैं। तो सिलॉग के सारे क्वेश्चन अगर वेन डायग्राम से बनाने हैं तो आपको वेन डायग्राम समझना होगा। जो कुछ भी लिखा हुआ है इनको मत देखो अभी, ठीक है। अब देखो हमें जो स्टेटमेंट आते हैं वो कई तरह के आते हैं, जैसे कि पहला दिया है ऑल एज आर बी, नो ए इज बी, ये 2 नंबर होगा, 2 नंबर। नो ए इज बी, 3 नंबर क्या है, सम एज आर बी, और 4 नंबर क्या है, सम एज आर नॉट बी। बस यही आता है। बस सम का जो इस सम लिख, कभी यहाँ फ्यू बोलेगा और फ्यू बोलेगा, सम बट बोलेगा, भाषा एक ही, मैंने वर्ड्स अलग रहेंगे लेकिन मतलब उसका एक ही है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इस 4 स्टेटमेंट का पंगा ये है कि इन 4 स्टेटमेंट के लिए हम वेन डायग्राम बनाए कैसे, कौन सा डायग्राम सही होगा। देखो डायग्राम 2 तरह के होते हैं। इसके पहले एक चीज समझो, आप जानते हो कि जगह जगह जमीन को लेके झगड़े होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं, जमीन को लेके झगड़े होते रहते हैं। बोलता है कि 10 एकड़ के जमीन में जो है 1-2 एकड़ मेरा है, थोड़ा सा पहले कब्जा करता है, फिर कुछ महीने के बाद थोड़ा और कब्जा करता है, कुछ महीने के बाद थोड़ा और कब्जा कर लेता है, कुछ दिनों बाद पूरा आधा कब्जा कर लेता है, और कुछ दिनों के बाद तो मालिक को ही लात मार के बाहर निकाल देता है, पूरा का पूरा जमीन जो है हड़प ले। जो माफिया वगैरह होते हैं ऐसे ही करते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जो वेन डायग्राम है 2 तरह के बनते हैं। ये जो दूसरों का जमीन जो हथियाना होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनक्रोचमेंट। क्या कहते हैं, एनक्रोचमेंट। अब ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, सुनो ध्यान से। जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम 2 तरह का बनेगा, एक होगा बेसिक डायग्राम, एक होगा पॉसिबल डायग्राम। फिर से कह रहा हूं, डायग्राम 2 तरह के बनेंगे, एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले कौन सा डायग्राम बनाइएगा, बेसिक। कौन सा, बेसिक। उसके बाद आपको बनाना है पॉसिबल डायग्राम, अगर जरूरत पड़ी तो। जरूरत कैसे पड़ेगी वो हम बताएंगे। तो एक होता है बेसिक डायग्राम जहां एनक्रोचमेंट, घुसपैठ कम होता है। क्या होता है, कम होता है, सबसे मिनिमम। और पॉसिबल डायग्राम वो होता है जहां घुसपैठ, हथियाना या जो डायग्राम है वो क्या होगा, मैक्सिमम एनक्रोचमेंट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम एनक्रोचमेंट होगा। तो बेसिक डायग्राम विथ मिनिमम एनक्रोचमेंट एंड पॉसिबल डायग्राम विथ मैक्सिमम एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट को रीजनिंग की भाषा में बोलेंगे ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। जैसे ये भी एक ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, और ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग है। दिख ही नहीं रहा है दूसरा वाला, यहाँ दोनों दिख रहा है, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ पूरा खत्म हो गया। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग करना, किसी के ऊपर ओवरलैपिंग करना। तो जो मिनिमम ओवरलैपिंग है ये वाला, ये बेसिक हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये बेसिक हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। सीधी बात समझ में आई। अब लाइन पे आ जाओ। ऑल एज आर बी, सारे के सारे ए क्या है, बी है। अब इसको मैंने फिगर यहां ऑलरेडी बना दिया है, पर मैं एक अलग तरीके से समझा रहा हूं। ऑल एज आर बी। अब यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस यहीं पे सारी कहानी। ये अगर समझ गया तो क्वेश्चन आंसर बनेगा, नहीं समझा तो खत्म। तो सबसे पहला था ऑल एज आर बी। हम लोग पहले इसी को समझते हैं, क्योंकि सारा सारा उसका जो दारोमदार है वो इसके थ्योरी पे ही है। तो है ऑल एज आर बी। चलो बनाते हैं। जितने ए हैं वो सब क्या है, बी है। देखो ये है ए, ये पूरा का पूरा कौन है, ए। सर्कल के बाहर ए नहीं है, सर्कल के अंदर जो भी है वो सब क्या है, ए। अगर ये ए है तो ये सारा का सारा ए कौन है, बी। तो सारा का सारा ए ये कौन हो गया, बी। तो बोलो स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बना। सिलॉग में एक बात याद रखिएगा, डायग्राम आपको जैसा पसंद हो बनाइए, लेकिन आपके डायग्राम से
आपका स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। मैंने स्टेटमेंट दिया है कुछ और डायग्राम बना दिया कुछ और, ये कभी भी नहीं होगा, ये असंभव है। आप कुछ भी डायग्राम बनाओ, अपना मर्जी से बनाओ, पर आपके स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। आपका डायग्राम स्टेटमेंट को वायलेट ना करे, याद रहे बात, नहीं तो आपका वेन डायग्राम गलत हो जाएगा। सारे के सारे ए बी हैं, सही है, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम। मिनिमम एनक्रोचमेंट, तो सारे के सारे ए, इसका मतलब ये है कि जितने भी ए की जमीन है वो किसकी जमीन है, बी की जमीन है। सारे के सारे ए बी के अंदर है, ये इसका मतलब है। अब अगर ये बेसिक डायग्राम है तो इसका पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, देखिए। पॉसिबल डायग्राम मतलब मैक्सिमम एनक्रोचमेंट, ठीक है, ध्यान दो। ये भी ए है, छोटा बड़ा बनाओ वो मत देखना, साइज यहां मैटर नहीं करता है, हम ए ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखो, ये ए हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ए है, अब बोल रहा है ये जो पूरा का पूरा ए है ना, ये कौन है, पूरा का पूरा ए बी है। तो ठीक है, ये जो ए है यही क्या है, बी है। तो बताओ पूरा का पूरा ए बी हुआ कि नहीं, यहां भी ऑल एज आर बी हुआ कि नहीं, और यहां भी सारे के सारे ए बी है कि नहीं है। इसे कहते हैं पॉसिबल डायग्राम, मैक्सिमम एनक्रोचमेंट। ये हुआ पॉसिबल डायग्राम। तो ये हुआ आपका बेसिक डायग्राम, मिनिमम एनक्रोचमेंट, और यहां देखो इतना बड़ा एनक्रोचमेंट है, इतना बड़ा, यहां पे कम ओवरलैपिंग है, यहां पूरा का पूरा ही ओवरलैपिंग है। इसे कहते हैं पॉसिबल डायग्राम। अब देखो दोनों ही डायग्राम से क्या मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ, ऑल एज आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर है, सही है। ऑल एज आर बी, जो ए थे वही सारे के सारे क्या है, बी है। क्या एक भी ए बी के बाहर है, नहीं है। अगर एक भी ए बी के बाहर होता तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता, हमारे डायग्राम से हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमारा डायग्राम क्या बनेगा, बेसिक डायग्राम पहले ये बनाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये कब बनाएंगे वो हम बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो ये बेसिक डायग्राम हुआ और ये पॉसिबल डायग्राम हुआ, ये मिनिमम एंक्रोचमेंट के साथ, मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ, और ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग के साथ। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं, देखो पहला स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको स्टेटमेंट ये सब दिया रहेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। ये नहीं फिर उससे पूछेंगे ऐसा नहीं, खुद समझो। हम समय दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या हुआ, हम समय दे रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे डिस्कशन, चिंता की बात नहीं है। इतना हो गया। तो ये दोनों डायग्राम देखो मैंने यहां बनाया, सारे के सारे ए कहां है, बी के अंदर। बताओ ऑल एज आर बी, सही है, बेसिक डायग्राम। और दूसरा ये सारे के सारे ए हैं और यही सारे के सारे क्या है, बी है, तब भी ऑल एज आर बी है कि नहीं है, सारे के सारे ए सारे के सारे बी है, और यहां भी सारे के सारे ए बी के अंदर है। दोनों डायग्राम से क्या हमारा स्टेटमेंट कहीं भी वायलेट हुआ, प्रूव हो रहा है ना। इतनी बात क्लियर हुई, बाकी ये सब मत देखो क्या लिखा हुआ, ये सब ये अभी नहीं आ रहा है। अभी हम लोग किसे फोकस करें, स्टेटमेंट पे, कंक्लूजन पे, तो लास्ट में आएंगे। अब आ जा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। बहुत सिंपल है, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब तुम हमारा जमीन में नहीं आएगा तो हम भी तुम्हारा जमीन में नहीं जाएगा। तो देखो ये हुआ ए, तो ये कौन हो जाएगा, बी, और इन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तभी तो बोलेंगे ना कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी बी ए नहीं है। ये दोनों डायग्राम सेपरेट है, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री में कुछ भी टच है क्या, कोई भी मिनिमम भी ओवरलैपिंग है, नहीं, क्योंकि हमारा क्वांटिफायर क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव। पूरा का पूरा अलग करो, यूनिवर्सल नेगेटिव पूरा का पूरा अलग, ऑल माने क्या, पूरा का पूरा अंदर। तभी तो भैया पूरा का पूरा अंदर ले लिए, पूरा का पूरा अंदर ले लिए, ये देखो पूरा अंदर है बी के अंदर, ये भी पूरा अंदर है। लेकिन ये वाला यूनिवर्सल नेगेटिव माने पूरे के पूरे को रिजेक्ट कर दो, तो देखो ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। तो बताओ नो ए इज बी,
प्रूव हो रहा है क्या इस डायग्राम से? और हाँ, ये बेसिक डायग्राम है। ये कौन डायग्राम है? बेसिक। इसका कोई पॉसिबल डायग्राम क्या बनाएंगे? दोनों को जब अलग ही रखना है तो तुम ए बना दो ऐसा और बी बना दो ऐसा, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क करता है? साइज डजंट मैटर। अब बी को इसके मुंडी यहां बनाओ, यहां बी बनाओ, यहां बी बनाओ, यहां तिरछा बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट बनाओ, नॉर्थ ईस्ट बनाओ, किधर भी बनाओ, दोनों में टचिंग नहीं होना चाहिए, बस इतना ही फैक्ट है। अब छोटा सर्कल बनाओ, बड़ा बनाओ, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा पेंसिल है, रबड़ है, तुम समझो। क्लियर हो गया? दो चीज समझा दिए। ये देखो, नो ए इज बी, दोनों के अंदर किसी भी तरह का इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्रॉस कर दिया मैं, दोनों की बाउंड्री ओवरलैपिंग किसी भी केस में नहीं करेगी। तो इस स्टेटमेंट के लिए ये डायग्राम बेसिक है, यही डायग्राम पॉसिबल है। क्लियर हो गया? और इससे ये स्टेटमेंट को फॉलो करता है, वायलेट नहीं करता। अब आते हैं 3 नंबर 4 नंबर, जो सबसे लफड़ा वाला चीज है। ठीक है, क्या बोला है? सम एज आर बी। ठीक है, अब यही समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपका कंसंट्रेशन चाहिए हमको। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो कंसंट्रेशन कीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, 10 साल 15 साल में नौकरी हो ही जाएगा। ये ए है और बोलता है कि ए है ना, ए, इसका सम कौन है? बी है, तो ले लो। अब तुम मुझे बताओ, ये ए का हिस्सा था ना, और यही ए का हिस्सा अब कौन है? तो बताओ, ए का सम हिस्सा बी के अंदर है कि नहीं है? देखो अच्छे से, क्या मेरा डायग्राम क्या मेरा ये डायग्राम इस स्टेटमेंट को वायलेट करता है? नहीं करता है। ये कौन सा डायग्राम हुआ? बेसिक, मिनिमम एनक्रोचमेंट। तो सम एज आर बी का ये बेसिक डायग्राम है कि ए का सम हिस्सा बी है। क्लियर? सब क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे समझो। ठीक है, अब आगे समझिए। ये हुआ बेसिक, अब मेन है पॉसिबल डायग्राम। ये कौन है? ए। मान लो ए की जमीन है, अब ये तो सिंपल समझो ना, ए की जमीन है और बोला है ए की जमीन का सम हिस्सा किसका है? बी का है। होता है ना ऐसा? आपकी जमीन है 4000 स्क्वायर फीट की, और उसके अंदर ही 2000 स्क्वायर फीट आपके भाई का है, उसके बाहर तो नहीं ना होगा। भाई बोलेगा कि तुम्हारा 4000 का जमीन है, 2000 मेरा है। अब वो 2000 लेने गया, पड़ोस के पास जाएगा तुम, कि जो भाई का जमीन है उसके अंदर ही जाएगा, उसके अंदर घुसेगा ना। तो अगर ये पूरी की पूरी ए की जमीन है तो बोला है ए का सम हिस्सा कौन है? बी है। तो ये हो गया बी। अब देखो, ए का ये पूरा हिस्सा ए का था ना, था कि नहीं रे? था। तो बताओ, ये पूरा हिस्सा ए का है, तो ये जो हिस्सा जो बी कब्जा करके बैठा, ये भी किसका? ए का ही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए का ये जो हिस्सा है, सम हिस्सा, वो किसका है? बी का है। तो बोलो, क्या मेरे इस डायग्राम से मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ? हालांकि देख के तुमको लग रहा है ना, ऑल बीज आर ए, सारे के सारे बी ए हैं, लग रहा है देख के। ला, वो है तो क्या करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। मेरे को सिर्फ किससे ध्यान देना है? मेरा स्टेटमेंट क्या है भैया। मैं डायग्राम बनाऊंगा, तुम मुझे प्रूफ कर दो, अगर गलत है तो। मेरे डायग्राम से मेरा स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट वायलेट योर स्टेटमेंट विथ योर डायग्राम। उसके बाद कुछ भी बनाओ डायग्राम, कोई मतलब नहीं है। तो भले ही देखने में ये लग रहा हो ऑल बीज आर ए, देखने में लग रहा है वो अलग बात है, पर क्या इस डायग्राम से मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ। देखो ये ए, और ए का ये जो हिस्सा है वो कौन है? बी। ये हुआ पॉसिबल डायग्राम। इतनी बात समझ में आई? आई समझ में? अब तीसरा पॉसिबल डायग्राम, ये है ए, और ए का सम हिस्सा क्या है? बी। तो इसी को हम बी मान लेंगे। अब यहां पे बहुत बड़ा डिबेट खड़ा हो जाएगा कि सर, आप जो ये बनाए हैं
सर ये तो ऑल एज आर बी हो गया या ऑल बीज आर ए हो गया। हाँ हो गया। हम क्या ऑल वाले में बात कर रहे हैं क्या? क्या हम ऑल का बात कर रहे हैं? ऑल का बात तो इधर था, यहां था, इसके लिए डायग्राम बनाए थे, और ये डायग्राम इसके लिए भी सही है। क्यों? याद करो वो सम का रेंज, सम का मिनिमम रेंज कितना था? 1, और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम में उसका रेंज कहां तक जाएगा? ऑल। अब ऐसा क्यों बनाया? इसलिए बनाया, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि हाँ अब मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, परम सत्य है, और आपको मान लेना है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बोला है सम एजर बी, पर डायग्राम तो मैंने बनाया सर, अब तो ऑल एजर बी बना दिए। हाँ बना दिए, मेरा मर्जी। अब क्यों बना है? इसलिए कि अगर ये ऑल एज आर बी है, जो ए है अगर वही बी है, तो हम हमेशा यहां से कुछ हिस्सा निकाल के बोल सकते हैं ना कि ए का वो हिस्सा है जो बी का है, या हम यहां से ये हिस्सा निकाल के बोल सकते हैं कि सर ये ए का वो हिस्सा है जो किसका है? बी है। सर ये वो हिस्सा है ए का जो किसका है? बी है। क्योंकि जब सारा ए में बी घुसा हुआ है तो बी बोलेगा ये आंगना मेरा है, अच्छा वो किचन का जमीन छोड़ दो वो मेरा है, अच्छा यहां मैं अपना ड्राइंग रूम बनाऊंगा ये भी छोड़ दो ये मेरा है। क्योंकि सारे के सारे ए बी है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कोई ना कोई हिस्सा लेके कि सर ये ए का हिस्सा, सम ए आर बी, सर सम ए आर बी, सर सम ए आर बी। क्योंकि सम का मिनिमम रेंज 1 होता है और मैक्सिमम रेंज ऑल होता है। तो याद रखिए सम का अगर हम डायग्राम बनाएंगे, पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे मैक्सिमम एंड ओवरलैपिंग के साथ, तो कौन सा बनेगा? 3 नंबर वाला डायग्राम बनेगा। ये 3 डायग्राम बनते हैं। ये है बेसिक, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो 2 नंबर और 3 नंबर। अब बताओ किसी भी स्टेटमेंट से मेरा, किसी भी डायग्राम से क्या मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ? नहीं हुआ। आप प्रूव नहीं कर सकते हमको। आप सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्लियर है? जब क्वेश्चन ऐसा करेंगे तो और मजा आएगा और एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया? चलो अब चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है ना वो देखते हैं। सम इज आर नॉट बी। देखो ये 3 डायग्राम सेम है ना, खाली ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, बाकी सब सेम है ना। देखो सम एज आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। अभी देखे थे ना, इसे कहते हैं शेडेड रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं शेडेड रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं शेडेड रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी से तो प्रूव करना है कि हमारा डायग्राम स्टेटमेंट को फॉलो करता है। नाउ सम एज आर नॉट बी, अब ध्यान से देखिएगा, जमीन के हिस्से में अगर राम के पास कुछ जमीन है और बी श्याम उसका भाई है, तो उसका हिस्सा तो हुआ। तो वो कह रहा है कि वो जमीन में, वो तो जमीन में पूरे घुस जाएगा ना, राम भाई है तो भाई का जमीन में तो पूरा ही घुस गया, थोड़े ना किनारे पे खड़ा होकर बोलेगा कि वो हमारा है वो हमारा है, थोड़े बोलेगा। वो जमीन के अंदर पूरा घुस जाएगा, माने जो राम का है वो भी श्याम का है। अब फैसला होगा कि यहां से कौन कौन मैं लूंगा। तो बोल रहा है कि वो जो कोना वाला हिस्सा है ना भैया वो मैं ले रहा हूं, और वो जो उधर का जो 400 स्क्वायर फीट है भैया वो भी मैं ले रहा हूं। तो भैया बोला ठीक है, ये जो हिस्सा है ये तुम्हारा नहीं है, वो जो ड्राइंग रूम का 1000 स्क्वायर फीट है वो भी तुम्हारा नहीं है, हाँ वो कोना वाला तुम्हारा है और ये वाला तुम्हारा है। ऐसा होता है ना। सेम यहां देखो, ये ए है, सम एज आर नॉट बी, ये रहा सम एज आर नॉट बी। तुम बोलोगे सर अभी तो आप बताए थे सम एज आर बी में ये सम एज आर बी है। हम बोले हाँ हम बताए थे। हम यहां देखो, यहां पे सर तो अब ऐसे ही बनाए हैं। नहीं, फर्क है। किसका फर्क है पता है? शेडेड रीजन का फर्क है। देखो क्या लिखा है, ए का कुछ हिस्सा कौन नहीं है? तो देखो ये जो हिस्सा है ए का वो तो बी है ना, है कि नहीं? लेकिन बताओ ये जो हिस्सा है ए का, क्या ये बी है? क्या बी का ये सर्कल जो है क्या छू रहा है इसको? नहीं छू रहा है। तो ये बी ए का वो हिस्सा है जो बी नहीं है। और इसके पिछले वाले डायग्राम में क्या बताता है, ये ए का वो हिस्सा है जो बी है और ये जो हिस्सा है वो बी नहीं है। बस खाली शेडेड रीजन का फर्क है। क्या मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ इस डायग्राम से? नहीं। और ये कौन सा डायग्राम हुआ? बेसिक डायग्राम। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पहले ये बनाओगे। इतनी बात क्लियर हुई?
पॉसिबल डायग्राम। ये है ए, क्या बोला है, सम एज आर नॉट बी, ये रहा। बोलोगे सर ये तो ऑल बीज आर ए हो गया। हम बोला हाँ, हम ऑल की बात कर रहे हैं, नहीं ऑल की बात करेंगे तो हम करेंगे ना बात, हम बात कर रहे हैं कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है, सम एज आर ऐसा है जो बी नहीं है। बोले सर अभी तो आप बनाए थे ऐसा। हम बोला हाँ बनाए थे, हम ये बताते ये ए की पूरी जमीन है और इसका ये जमीन का हिस्सा इसके भाई बी का है, लेकिन बताओ एक खाली जगह है ना, ये क्या बी का है? हाँ, तो इसी ये जो हिस्सा है ए का वो किसका नहीं है, बी का नहीं है, बी का हिस्सा खाली ये वाला है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो बाहर खाली है कि सम एज आर नॉट बी। तो ये कौन हो गया हमारा पॉसिबल डायग्राम। बोलिए इतनी बात मेरी समझ में आई? तो शेडेड रीजन का फर्क है, डायग्राम एक ही है कि नहीं है, शेडेड रीजन का फर्क है। जी हाँ, आप पॉइंट आउट कर दे रहे हो कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इतना बात क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारे लास्ट वाले में, सम एज आर नॉट बी बोला है, ध्यान दीजिएगा। ये है ए और बोला है ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, और ये रहा बी। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो नो ए इज बी हो गया। हम बोले हाँ हुआ है, तो ऐसे नो ए इज बी, जब मैंने लिखा था नो ए इज बी तब ए अलग था बी अलग था, दोनों के बाउंड्री में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो बोलेंगे सर फिर ये डायग्राम कैसे अलग है? हम बोला हम बताते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमने यहाँ क्रॉस का साइन दिया? नहीं दिया, लेकिन दोनों तो अलग है। देख कैसा लग रहा है कि नो ए इज बी है, हम क्या नो ए इज बी की बात कर रहे हैं? ये दिखने में नो ए इज बी है वो अलग बात है, पर हमको तो इस डायग्राम से ये प्रूव करना है कि मेरा स्टेटमेंट से डायग्राम प्रूव हो रहा है। अब देखो ये ए है और ये बी है, सम का मिनिमम रेंज कितना होता है 1 और सम का मैक्सिमम रेंज कितना होता है ऑल। तो अगर सम एज आर नॉट बी है तो हम बोल सकते हैं ऑल एज आर नॉट बी। अपने थ्योरी के हिसाब से अगर ऑल एज आर नॉट बी बोलेंगे दोनों दोनों अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों किए? हमको प्रूव करना है सम एज आर नॉट बी, ए की जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बी का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को अलग कर देंगे और तब बोलेंगे कि भाई बी देखो भाई ये जो ए का जमीन है ना ये तुम्हारा नहीं है, ये जो ए का जमीन तुम देख रहे हो इससे कोना में उत्तर की दिशा की ओर है जो भी, ये तुम्हारा नहीं है। यानी हम हमेशा ए की जमीन में से कुछ हिस्सा निकाल के हमेशा इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि दिस सम हिस्सा ऑफ ए इज नॉट बी, दिस सम हिस्सा ऑफ ए इज नॉट बी, दिस सम हिस्सा ऑफ ए इज नॉट बी। लेकिन यहां क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए का सम हिस्सा बी नहीं है, कुछ हिस्सा बी है। इसलिए ये डायग्राम भी तुमको देखने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये भी इस स्टेटमेंट के लिए एक मैक्सिमम ओवरलैपिंग वाला, जहां दोनों ही अलग हो जाते हैं, एक पॉसिबल डायग्राम है। हम प्लीज बी केयरफुल जब ये हम बात बोल रहे हैं तो, बिकॉज देयर इज एवरी स्कोप, हर स्कोप है कि दोनों जो अलग है हम यहाँ ए की जमीन में से कुछ हिस्सा निकाल के हमेशा ये प्रूव कर सकते हैं कि ये बी नहीं है, यहां से ये निकाल के बोल सकते हैं बी नहीं है, यहां से ये निकाल के बोल सकते हैं कि बी नहीं है। एंड इन दैट केस वी कैन प्रूव दैट सम एज आर नॉट बी। तो अगर हम पॉसिबल डायग्राम अगर नहीं सीखेंगे तो हम एक भी सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे, गारंटी है। You cannot even solve a single piece of question in the examination। 1.5 मिनट में 2 मिनट में 5 क्वेश्चन दूर की बात है, एक डायग्राम नहीं बनेगा अगर तुमने ये डायग्राम नहीं सीखा तो। इतनी बात क्लियर हुई? तो देखो मैंने ये डायग्राम आपको सारा डायग्राम अब यहां देख लेते हैं, सारा डायग्राम एक बार देख लो, जो मैंने बोला बता दिया। यहाँ पे ऑल एज आर बी, बेसिक डायग्राम, ऑल एज आर बी, जो ए है वो बी है, नो ए इज बी, तो ए और बी के बीच बाउंड्री में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, हम इसे क्रॉस साइन करके अलग कर दिए। सम एज आर बी, ए का ये सम हिस्सा कौन है? बी है, और देखो ये ए है और ए का ये सम हिस्सा कौन है? बी है। जो ए है वही क्या है? बी है, क्योंकि सम का मिनिमम रेंज 1 होता है और मैक्सिमम रेंज क्या होता है? ऑल। या हमेशा हम ए का कुछ हिस्सा लेके बोल सकते हैं कि ये कौन है? बी है। ये हिस्सा लेके बोल सकते हैं कि बी है, ये हिस्सा लेके बोल सकते हैं कि सर ये बी है। ठीक है,
इसका सम एज आर नॉट बी, तो देखो ये सम का वो हिस्सा है जो कौन नहीं है, बी नहीं है, ये ए का वो हिस्सा है जो कौन है, बी नहीं है, और ए और बी दोनों अलग है, हम ये ए का ये हिस्सा लेके बोल सकते हैं बी नहीं है, ए का ये हिस्सा लेके बोल सकते हैं बी नहीं है, ए का ये हिस्सा लेके बोल सकते हैं बी नहीं है। आज तक इसी मेथड से सबको कराते आए हैं सिलॉग, और सबको 5/5 मिला है आज तक 17 ईयर से। तो ये गलत कैसे हो सकता है कि नहीं? सिलेक्शन सारा इसी से आ रहा है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब करते हैं मेन काम, कि ऑल एज आर बी है, नो ए इज बी है, सम एज आर बी है, और सम एज आर नॉट बी है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? देखो आपको एग्जाम में कंक्लूजन बहुत सारे दिए रहेंगे, पर कुछ स्टेटमेंट का सीधा सीधा कंक्लूजन होता है जिसके लिए कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसको डायरेक्ट फॉलो करता है, वो हर केस में सही होगा। डायग्राम बनाओ तो भी सही होगा, नहीं बनाओगे तो भी सही, क्योंकि वो डेफिनिट है। वो क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, सो बी इज द चाइल्ड ऑफ ए। इसके लिए किसी डायग्राम की जरूरत नहीं है, वही सीखना है, आप सीखो। ऑल एज आर बी, इसे भूल जाओ। ऑल एज आर बी, हम कंक्लूजन कुछ मन में बोलते हैं अपने से कि सर सारे ए बी है, तो सर इसका कंक्लूजन क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल बीज आर ए? हम मान लिए, क्या मान लिए? ऑल बीज आर ए। तो अब तुमने अगर कंक्लूजन माना है तो हर केस में इसको सही होना पड़ेगा। हर केस मतलब ये दोनों केस में सही होना पड़ेगा, बेसिक और पॉसिबिलिटी। इसी को बोल रहे थे हर कंडीशन, हर डायग्राम में सही होना पड़ेगा। तो आपने पहला कंक्लूजन क्या माना? यहां दिया था ऑल एज आर बी, आपने क्या बोला? सर इसका ऑल बीज आर ए होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। ऑल बीज आर ए, सारे के सारे बी ए है। बताओ सारे के सारे बी क्या ए है क्या? हमने कंक्लूजन क्या बोला? हमने कंक्लूजन बोला ऑल बीज आर ए, सारे के सारे बी ए के अंदर होंगे। क्या सारे के सारे बी ए हैं क्या? तुम देखो ना, बी का थोड़ा सा हिस्सा ए है ना। क्या सारे के सारे बी ए है? तो हम आपने जो कंक्लूजन माना या जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बेसिक डायग्राम में ही क्या हो गया? फेल हो गया। कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में ही क्या हो गया? फेल हो गया। तो उसको पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा जब वो हर केस में सही होगा। ये तो पहला ही केस में फेल हो गया, तो हम उसको आगे चेक किस लिए करें? आगे हम तब चेक करेंगे जब वो बेसिक में पास होगा, तो ही हम पॉसिबल में चेक करेंगे। फिर भी तुम चेक कर लो, ऑल बीज आर ए। देखो यही ए है और यही क्या है? बी है। तो बताओ ऑल बीज आर ए है कि नहीं है? और ऑल एज आर बी भी है कि नहीं है? तो यहाँ ये कंक्लूजन पॉसिबल में तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सबसे पहले कहाँ फेल हो गया? बेसिक में। क्योंकि ऑल बीज आर ए का मतलब होता है ये बी है और ऑल बीज आर ए, ऐसा बनेगा ना? ये क्या ऐसा है? नहीं है, इसलिए बेसिक में फेल हो गया। और जो कंक्लूजन बेसिक में फेल हो जाता है उसको पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की जरूरत नहीं है, वो फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बोलते ऑल बीज आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, मैं ऐसा वर्ड लिख देता यहां पे, इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये वर्ड लिख दिया तब माहौल बदल जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या बोला मैंने? किसी एक कंडीशन में अगर सही हो गया तो फॉलो करेगा। चलो ऑल बीज आर ए, सारे के सारे बी ए है, नहीं, या फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम आगे जरूर चेक करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी को किसी एक जगह ही पास होना है। यहां देखो ये सारे ए है और यही सारे क्या है? बी है। तो बताओ सारे के सारे बी ए है कि नहीं है? ऑल बीज आर ए, पॉसिबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? तो पॉसिबिलिटी भले ही बेसिक में फेल हो गया, लेकिन पॉसिबल डायग्राम में पास हो गया। तो इसका आंसर होगा दिस कंक्लूजन विल फॉलो। आंसर क्या होगा? दिस कंक्लूजन विल फॉलो। लेकिन अगर इसको हटा दे पॉसिबिलिटी को, तो ये पूरा का पूरा क्या है? कंक्लूजन। और कंक्लूजन को दो डायग्राम में पास होना पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ फेल हो गया? बेसिक में फेल हो गया, तो पॉसिबल में चेक ही नहीं करेंगे, ये कभी फॉलो नहीं करेगा। मैं समझा पाया? ठीक है, अगर मैं समझा पाया तो बहुत खुशी का बात है। दूसरा ऑल एज आर बी, और एक ठो देखो कंक्लूजन क्या होता है। मान लो सम एज आर बी, हमने क्या मान लिया? ऑल एज आर बी का हमने मन से मान लिया,
तुम कुछ ही मान लो ना, चेक कर लो, सम ए आर बी, क्या मान लिया हमने, सम ए आर बी। अच्छा बताओ यहां सम ए आर बी है क्या, यहां पे ऑल ए आर क्या है, बी है। हमें देखना है ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं। बोल रहा है ए का कुछ हिस्सा बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है। यहां पे दिया है सम ए, यहां पे दिया है सम ए आर बी। सम ए आर बी कैसे होता है, ये हुआ ए और ये हुआ बी, तो बताओ सम ए आर यहां बी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन यहां डायग्राम में क्या है, सम है, सम ए अगर बी होना है तो ए का कुछ हिस्सा अंदर होगा और ए का कुछ हिस्सा बाहर होगा। पर यहाँ पे तो ए का पूरा हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर। यहां फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। सम एज आर बी, सम एज आर बी, यहां भी क्या है, ऑल एज आर बी, यहां फॉलो कर रहा है, नहीं। हाँ मैक्सिमम डायग्राम बोल सकते हैं कि सम जो है, सम का मिनिमम रेंज 1 होता है, अब मैक्सिमम रेंज कितना होता है, ऑल होता है। यहां बोला है सम एज आर बी, यहां पे डायग्राम में क्या है, ऑल एज आर बी। आपको देखना है कि जो कंक्लूजन दिया है वो हमारा किस डायग्राम फॉलो कर रहा है। बेसिक में ही फेल हो गया हमारा, हमारा अगर बेसिक में फेल हो गया तो हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो चेक करना पड़ेगा, हर डायग्राम में चेक करना पड़ेगा। यहां एक लिखा है मैंने कंक्लूजन, क्या लिखा है, सम बीज आर ए। अब इसको चेक करो कि क्या ऑल एज आर बी का कंक्लूजन सम बीज आर ए होगा कि नहीं होगा। क्या लिखा है, सम बीज आर ए। अब देखो ये बी है, अब बताओ बी का ये हिस्सा भी किसका है, बी का ही है, तो बताओ बी का ये सम हिस्सा ए हुआ कि नहीं हुआ, तो फॉलो कर रहा है, तो यहां फॉलो करेगा। लेकिन बेसिक में अगर फॉलो करेगा तो बहुत चौकन्ना हो जाना है कि अगर जो बेसिक में फॉलो कर रहा है उसको कहां फॉलो करना पड़ेगा, पॉसिबल डायग्राम में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंक्लूजन। अच्छा अगर ये पॉसिबिलिटी होता ना तो बेसिक में पास हो गया ना, तो पॉसिबिलिटी में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एक ही जगह पास होना है। अगर यहां लिखा होता ना सम बीज आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये ऐसा लिखा होता मान लो, तो बेसिक में ही पास हो गया, बस आंख बंद करके बोल दो ये फॉलो करेगा। लेकिन यहां लिखा है पॉसिबिलिटी नहीं, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सम बीज आर ए इज अ कंक्लूजन, तो बेसिक में पास किया। अब चेक करो कहां पे, पॉसिबल डायग्राम में, सम बीज आर ए, सम बीज आर ए, तो बताओ सम बीज आर ए यहां फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही ए है, यस यही ए है और यही बी है। सम का रेंज कितना है 1 और मैक्सिमम कितना है, ऑल। सम बीज आर है, बी का कुछ हिस्सा ए है, मतलब यहां से हम बी का ये हिस्सा निकाल के बोल सकते हैं कौन है, ए है। ये निकाल के बोल सकते हैं कौन है, ए है, क्योंकि सम का मिनिमम रेंज 1 होता है और मैक्सिमम रेंज क्या होता है, ऑल होता है। ये यहां भी फॉलो करेगा। तो याद रखिए अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है ऑल एज आर बी और नीचे कंक्लूजन में कहीं देखने को मिल गया सम बीज आर ए, बी पहले आएगा और ए बाद में, और ऑल का जगह क्या होगा सम, आंख बंद करके फॉलो करेगा। लिखा है ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो कंक्लूजन क्या होगा, सम बनानास आर एप्पल्स। ऑल ह्यूमंस आर रैट्स, क्या लिखेंगे, सम रैट्स आर ह्यूमंस। ऑल ऑरेंजेस आर बर्ड्स, क्या लिखेंगे, सम बर्ड्स आर ऑरेंजेस। ऑल टेबल्स आर ईगल्स, सम ईगल्स आर टेबल्स। ये इसे कहते हैं डेफिनिट कंक्लूजन, यानी ऑल वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन यही होगा, हर केस में होगा और कुछ नहीं होगा। ये आपको याद रहेगा। चलिए ये वाला क्लियर हो गया आपको। तो कोई पूछेगा कि ऑल एज आर बी का डेफिनिट कंक्लूजन क्या होता है, तो बोलेंगे सर सम बीज आर ए, ऑल एज आर बी सम बीज आर, याद रहेगा। अब आते हैं नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो कंक्लूजन क्या होगा, कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो बी इज ए, तो नो एप्पल इज बनाना, नो बनाना इज एप्पल। नो विराट इज क्रिकेटर, नो क्रिकेटर इज विराट, सीधा। ये क्लियर। तो इसका कंक्लूजन हमेशा यही होगा। अब आते हैं यहां पे सम एज आर बी, कुछ ए बी है। अब यहां देखो कुछ ए अगर बी है तो इसका कंक्लूजन कुछ बोलो अपने मन में, ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ के, सम एज आर बी कुछ बोलो मन में, कुछ ही बनाओ, हम चेक करेंगे। सम एज आर बी दिया हुआ है तो तुम मान लो दिया हुआ है सम बीज आर नॉट ए, सम बीज आर, सर चेक कीजिए तो सम बीज आर नॉट ए, हमको लग रहा है, चलो चेक करते हैं सम बीज आर नॉट ए, यस सम बीज आर नॉट ए, यहां फॉलो किया, सम बीज आर यहां फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां सारे के सारे बी किसके अंदर है,
ए के अंदर है, और हमने कंक्लूजन क्या माना था, सम बीज आर नॉट ए, कुछ बी ऐसे हैं जो ए नहीं है, मतलब कुछ ए बी बाहर होंगे, यहाँ सारे के सारे बी, यहाँ पे ऑल बीज आर ए हो गया, सारे के सारे बी क्या हो गए, हमें प्रूफ क्या करना था कि सम बीज आर नॉट ए, यहाँ पे तो है ऑल बीज आर ए, यहाँ फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और बोलो, और मन में कुछ आ रहा है बोलो, कुछ भी बोलो, टेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। सम एज आर नॉट बी, सम एज आर नॉट बी, ठीक है, देखो सम एज आर नॉट बी फॉलो किया, यहाँ पे ए का कुछ हिस्सा भी है पर सम एज आर नॉट बी, यहाँ फॉलो किया, पर यहाँ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जो ए है वही क्या है, बी है, और तुमने कंक्लूजन क्या बोला था, सम एज आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, तो इसके लिए कुछ ए को तो बाहर आना पड़ेगा, कुछ ए को तो बाहर आना पड़ेगा, यहाँ ए का कोई भी हिस्सा बी के बाहर है नहीं है, तो पॉसिबल डायग्राम में मेरा जो कंक्लूजन था सम एज आर नॉट बी फेल हो गया, दो में पास हो गया लेकिन लास्ट वाले में फेल हो गया, तो ये कंक्लूजन नहीं है। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी होता तो फॉलो करता, क्योंकि पहले में ही पास हो गया पॉसिबिलिटी, तो बाकी में चेक नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कंक्लूजन है और पहले में अगर पास हुआ है तो बाकी सब में भी इसको पास होना पड़ेगा अगर इसको फॉलो होना है तो, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा, जो हमेशा सच होगा, ये वाला, सम बीज आर ए, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे ऑल एज आर बी, सम बीज आर ए, तो अगर सम एज आर बी है तो सम बीज आर भी क्या होगा, ए होगा, देख लो सम बीज आर ए, देखो सम बीज आर क्या है, ए, यहां भी सम बीज आर क्या है, ए, क्योंकि सम का मिनिमम रेंज क्या होता है 1 और मैक्सिमम रेंज क्या होता है ऑल, सम बीज आर ए, और यहाँ भी जो ए है और वो क्या है वही बी है, तो यहां से हमेशा बी का कोई भी हिस्सा निकाल के बोल सकते हैं कि सम, ये बी का वो हिस्सा है जो कौन है, ए है, ये बी का वो हिस्सा है जो कौन है, ए है, यानी कि ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनेट कंक्लूजन है, और ये हर डायग्राम में क्या होगा, फॉलो करेगा। ध्यान से समझ लो, अगर समझ गया, अब थोड़ा एक ही बाकी है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऑल एज आर बी का डेफिनेट कंक्लूजन होगा सम बी इज आर ए, नो ए इज बी का होगा नो बी इज ए, सम एज आर बी का होगा सम बी इज आर ए, तो सम एप्पल्स आर स्काई तो हो जाएगा सम स्काईज आर एप्पल, सम ऑरेंजेस आर माउस तो सम माउस आर ऑरेंजेस। ये अगर नीचे कंक्लूजन में दिया हुआ है और तुम्हें ध्यान में है तो आराम से उसको टिक मार दो या डायग्राम बना के भी निकाल सकते हो। अब आते हैं सम एज आर नॉट बी, बोलो क्या बोलोगे इसके लिए, सम एज आर नॉट बी, चलो सम बीज आर ए, क्या मान लिए, सम बीज आर ए, यस सम बीज आर ए, यहां ही बोल सकते हैं सम बीज आर ए, और यहां है क्या, यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग है, सम बी को ए होने के लिए बी का थोड़ा हिस्सा ए के अंदर होना चाहिए, है नहीं है, फेल हो गया। और बोलो सम बीज आर नॉट ए, सम बीज आर नॉट ए, यस सम बीज आर नॉट ए, यहाँ पे क्या है ऑल बीज आर ए आ गया, और सम बीज आर नॉट ए मैंने बोला तो कुछ बी को तो बाहर आना पड़ेगा, यहाँ सारे के सारे बी क्या है अंदर है, यहाँ फेल हो गया। तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें तुम कोई भी कंक्लूजन ले लो ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सम एज आर नॉट बी, सम नॉट, सम नॉट, सम नॉट, इसका कंक्लूजन क्या होगा, नो कंक्लूजन, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बोलिए आपको क्लियर हो गया चीजें, तो ये हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से बनने वाले डेफिनिट कंक्लूजन, इसका होगा नो कंक्लूजन, क्लियर हो गया। अब बचा क्या है हमारा चैप्टर में, सिर्फ एक ही चीज, आइदर और केस कब होता है, वो यहां सीखेंगे। आइदर और केस दो ही जगह पे होता है। अच्छा आइदर और केस क्या होता है, देखो आइदर और केस होता है जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो एक दूसरे को निगेट कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। जैसे मैं आपको सीधी भाषा समझाता हूं, आपके पास कॉइन है, कॉइन का एक हिस्सा हेड होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, टेल। तो अगर मैं कॉइन को टॉस करूं, अगर मैं कॉइन को हवा में उछालूं और करण अगर ये कहता है कि सर हेड नहीं है, उसने क्या बोला, हेड नहीं है, इट इज नॉट हेड, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, टेल होगा। लेकिन लिंचन कहती है सर इट इज नॉट टेल, सर इट इज नॉट टेल,
तो ऑफ कोर्स इट इज क्या होगा, हेड। मतलब एकदम कंफर्म है कि अगर ये नहीं है तो ये होगा, और अगर ये नहीं है तो यही होगा, और कोई उपाय नहीं है। मैं अगर ये कहूं कि आदित्य रूम के बाहर, आदित्य रूम के बाहर है, आदित्य रूम के बाहर है, ये बात गलत है, इसका मतलब क्या है, आदित्य रूम के अंदर है। अगर मैं ये कहूं आदित्य रूम के अंदर है, ये बात गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, आदित्य रूम के बाहर है। बस यही है आइदर और। अब आइदर और केस किसके जोड़ा चाहिए, दो स्टेटमेंट का जोड़ा होता है, ये आपको पहचानना होगा। पहला जोड़ा ये है नो का और सम का, सम नॉट नहीं, सम। तो नो ए इज बी और सम एज आर बी। क्या क्या ध्यान रखना है, एक में होगा नो, एक में होगा सम। इधर भी ए होगा, यहां भी ए होगा, माने यहां एप्पल तो यहां एप्पल, यहां विराट तो यहां विराट, यहां बी तो यहां भी बी। तो इसके पेयर के लिए ध्यान देना है कि यहां नो यहां सम, या सम हो तो नो हो, और इधर में ए बी तो यहां भी ए बी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए बी दिया और यहाँ सी डी दिया, ऐसा नहीं होगा। या यहाँ पे ए बी दिया, यहाँ बी ए दिया है तो भी नहीं होगा, सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब नो क्रिकेटर इज बेंच, सम क्रिकेटर इज बेंच, ऐसा होना चाहिए। अब ये कैसे हुआ, अब समझो। दोनों का डायग्राम मैंने बना दिया है, नो ए इज बी ऐसा बनता है, दोनों के बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। सम एज आर बी, ये ए का वो हिस्सा है जो कौन है, बी है, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आइदर और कैसे होता है। जब तुम डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में ये दोनों फॉल्स हो जाएगा, कहीं पे ये राइट होगा, कहीं पे ये फॉल्स हो जाएगा, कहीं पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा। तो एक ही चीज इस जगह सही और उस जगह गलत, कैसे, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, दोनों कैसे होगा, तुम सही भी और तुम गलत भी कैसे हो सकता है, या तो तुम सही हो या फिर गलत हो। भाई तुम इस सिचुएशन में सही और उस सिचुएशन में गलत, यानी पक्का ये आइदर और केस है। अब ये कैसे होता है ध्यान समझो। नो ए इज बी, चलो कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ये बात अगर गलत है, मैं कह रहा हूं कोई भी ए बी नहीं है, तुम जो कह रहे हो ना कि कोई भी ए बी नहीं है, जो कह रहे हो तुम, ये गलत है। इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है। फिर से कह रहा हूं, ये मैंने ए फॉर आदित्य ले लिया, मैं कह रहा हूं आदित्य भोला के रूम में नहीं आया था, ये रूम में नहीं घुसा ना, आदित्य भोले के कमरे में नहीं घुसा, ये बात जो तुम कह रहे हो ये गलत है। इसका मतलब आदित्य भोले के रूम में घुसा था। अब इसका उल्टा समझो, सम एज आर बी, देखो सम एज आर क्या है, बी है, कुछ ए बी है, ये जब गलत हुआ तो ये सही हो गया। अब उल्टा, कुछ ए बी है, ये जो तुम कह रहे हो कि कुछ ए बी है, ये तुम गलत कह रहे हो। तो अगर ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, अगर ये बात गलत है तो सही कौन सा है कि ए का कोई भी हिस्सा बी के अंदर नहीं है। अब इसको सिंपल भाषा में समझो, आदित्य बी के कमरे में घुसा था, आदित्य बी के कमरे में घुसा था, तुम्हें जो इल्जाम लगा रही हो ना ये गलत है, तो सही क्या होगा कि आदित्य बी तुम्हारे रूम में नहीं घुसा था। बोलो और कुछ हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम प्रूफ कर दो। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, क्या बोल रहा है तुम झूठ बोल रहा है। ए और बी में रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है, क्या बोल रहा है तुम, झूठ बोल रहा है तुम, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। अब समझ में आया, इसे कहते हैं आइदर और। मैं समझा पाया, पर ये दिखते ही आइदर और मत मार देना, चेक करना पड़ता है डायग्राम बना के, हम सिखाएंगे। ये हुआ एक जोड़ा, अब इसका दूसरा जोड़ा भी है, ये वाला, एक है ऑल वाला और एक है सम नॉट वाला। ऑल वाला एक है नो सम, सम नो, एक ही बात है। एक है ऑल सम, सम ऑल, याद रहेगा। ये सेम होगा, ए यहां भी है बी यहां भी है, तो ए यहां होगा बी यहां पे होगा,
मैं समझा पाया? अब समझो ध्यान से। ऑल इज आर बी, ये रहा, सारे के सारे ए कौन है? बी है। इसका ये डायग्राम है। सम एज आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। तो ये वाला बाहर वाला, ये वाला, ये ए का कौन सा हिस्सा है जो बी नहीं है? डायग्राम समझ में आ गया? अब समझो कि ये आइदर और कैसे हुआ। ध्यान सुनो। सम एज आर बी, सॉरी ऑल एज आर बी, सारे के सारे ए बी है। तुम जो ये कह रहे हो ये बात गलत है। सारा का सारा ए तुम खा गया, तुम ऐसा इल्जाम लगा रहे हो उसके ऊपर, ये बहुत गलत बात है। तू बोलेगा सच बात क्या है? अरे सारा नहीं खाया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है। सारा का सारा ए बी के अंदर है, ये बात गलत है। तो सच क्या होगा? कुछ ए क्या है? बाहर के है। कुछ ए क्या है? बाहर है। अब उल्टा समझो, ए का कुछ हिस्सा बाहर है, ए का कुछ हिस्सा बी के बाहर है। तुम जो ये कह रहे हो ये बात गलत है। मतलब ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर है। ठीक है? अब इसका पूरा बात, अब इसको सिंपल भाषा में समझो। सिंपल भाषा में तुम कह रही हो कि आदित्य तुम्हारे कमरे में पूरा घुस गया था। बोलता हाँ मैं ऐसा कह रही हूं। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। आदित्य तुम्हारे कमरे में पूरा नहीं घुसा था, थोड़ा घुसा था और थोड़ा बाहर था। माने एक टंगड़ी अंदर था तुम्हारे रूम का, एक टंगड़ी क्या था? बाहर था। यही तो मतलब होता है। अब ये वाला समझो, क्या कह रही हो तुम? ए आदित्य तुम्हारे कमरे के अंदर कल एक टंगड़ी घुसाया था, ऐसा कह रही हो? बोला हाँ ये बात गलत है। गलत है? अच्छा, आदित्य तुम्हारे कमरे के अंदर पूरा घुस गया था, दोनों टंगड़ी घुसा लिया था। बात समझ में आया? यानी अगर ये गलत है तो ये सही होना पड़ेगा, और अगर ये गलत है तो ये सही होना पड़ेगा। ये कौन सा पेयर हुआ? आइदर हुआ। यहां खत्म होता है आपका सिलॉग। और 5 या 5 नहीं मिला ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। 17 साल से तो कोई गलत साबित कर नहीं सका। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वेश्चन में। अब मजा आएगा ना कि हमने जो पढ़ाया है सच में सही पढ़ाया है ना, ऐसे ही पढ़ा दिया हवा में। ठीक है, थोड़ा फूफा कर लीजिए। ठीक है, मतलब सांस ले लीजिए। चलो स्टार्ट करें। अब देखिए, अब मजा आ जाएगा। अब खाली गोला गोला करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ऑल स्टाम्प्स आर पैकेट्स। तो सबसे पहले कौन सा डायग्राम बनाएंगे? बेसिक। बहुत ध्यान से देख लो अभी, यहां से उल्लू जैसा बड़ा बड़ा आंख करके। ऑल स्टाम्प, तो सारे के सारे स्टाम्प पैकेट है बोलता है। ठीक है, देखो ये स्टाम्प हुआ, और सारे स्टाम्प कौन है? पैकेट। ये रहा सारे स्टाम्प पैकेट। कोई संदेह? हम कुछ अलग करेंगे तो हमको बोल देना, हम जो पढ़ाएंगे उसके अलग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ऑल स्टाम्प्स आर पैकेट। तो बताओ मेरे इस डायग्राम से क्या ये वायलेट हुआ? नहीं, मतलब सही है। चलो, सम पैकेट्स आर बकेट्स। ये जो बाहर वाला जो है वो कौन है? पैकेट है। हमको एक ही डायग्राम में सब बनाना है। ये बाहर वाला जो लाइन देख रहे हो ये पैकेट है, और बोल रहा है इस पैकेट का सम हिस्सा कौन है? बकेट। और हम बनाएंगे मिनिमम ओवरलैपिंग, पैकेट से ही मतलब रखो। तो ये रहा सम पैकेट्स, ये कौन हुआ? बकेट्स। कोई संदेह? ठीक है, अब बोलता है जो सारे बकेट्स है ना, बकेट्स, ये वाला, ये बकेट्स, ये कौन है? ट्यूब्स है। चलो सारे के सारे बकेट को क्या ले लिए? ट्यूब्स ले लिए। क्या हमने इसको इसे टच किया? नहीं, इसे कहते हैं बेसिक डायग्राम। और सीधे एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम डरना नहीं है। 3 स्टेटमेंट था, हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, बोला था ऑल स्टाम्प्स आर पैकेट्स, ऑल स्टाम्प्स आर पैकेट्स, सम पैकेट्स आर बकेट्स। अब इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, यहां बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो सम पैकेट्स आर बकेट्स, और ये सारे के सारे बकेट कौन है? ट्यूब्स है। ठीक है,
अब आते हैं कंक्लूजन में, देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। कहता है सम ट्यूब्स आर स्टाम्प्स, मैंने तुम हमको बताओ कि ये तो तुम बनाए हो, इससे ये फॉलो करता है कि नहीं। कितने तो बोला है, तो डायग्राम तो बना ही लिया, अब चेक करो। सम ट्यूब्स आर स्टाम्प्स, ये है ट्यूब। अब इस ट्यूब का कुछ हिस्सा को अगर स्टाम्प होना है तो इसका कुछ हिस्सा स्टाम्प के अंदर होना चाहिए था। बताओ, ट्यूब और स्टाम्प में तो कोई लिंक ही नहीं है, तो क्या ये प्रूव हो रहा है कि सम ट्यूब्स आर स्टाम्प? तो एक नंबर बेसिक में ही यहां लिख दिए बेसिक, यहां लिख दिए पॉसिबल, ये तो बेसिक में ही फेल हो गया। तो क्या इसको हम पॉसिबल में चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि ये कंक्लूजन है। ये लिखा है कंक्लूजन, लिखा है सम ट्यूब्स आर स्टाम्प, लेकिन ट्यूब और स्टाम्प में तो टच ही नहीं है, यहाँ तो नो ट्यूब्स आर स्टाम्प है। तो यहाँ क्या चेक करने बोला था? सम ट्यूब्स आर स्टाम्प। चूंकि दोनों में कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, ये फॉलो ही नहीं करेगा, बेसिक में फेल। आगे बढ़ते हैं। सम बकेट्स आर स्टाम्प्स, बकेट यहां है, स्टाम्प यहां है, कोई ओवरलैपिंग है तो ये भी फॉलो करेगा? नहीं, बेसिक में फेल हो गया। जो बेसिक में फेल हो गया कंक्लूजन, क्या उसको पॉसिबल चेक करेंगे? नहीं। तीसरा, सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, देखो ये ट्यूब्स है जो बकेट को अपने अंदर लिए हुए है, ये जो ट्यूब्स है ये पैकेट का कुछ हिस्सा है कि नहीं है? ये रहा, है कि नहीं है? तो बताओ, फॉलो कर रहा है ना बेसिक में? लेकिन जैसे ही बेसिक में फॉलो करेगा, हमें कहां चेक करना होगा? बस अब जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं इसी को आपको ध्यान देना है, और एक बार में मैक्सिमम ओवरलैपिंग वाला बनाओगे। क्या बनाओगे? यस। अब समझो, अगर ये समझ गए तो मेरा सारा काम हो गया। ध्यान देना, हम डायग्राम को यहां भी हम बना सकते हैं उस चीज को, पर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हम सेपरेट बना रहे हैं। ऑल स्टाम्प्स आर पैकेट्स, ध्यान देना है, ये स्टाम्प्स है और ये पैकेट्स है, बहुत ध्यान देना। ये समझ गया तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको। ऑल स्टाम्प्स आर पैकेट्स, ठीक है। सम पैकेट्स आर बकेट्स, पैकेट का कुछ हिस्सा क्या है? बकेट है। इस पैकेट का कुछ हिस्सा कौन है? बकेट है, तो हम ऐसा बना रहे हैं। ये कौन हो गया? बकेट। तुम मुझे ये बताओ, ये पूरा का पूरा पैकेट था, तो इसका सम हिस्सा कौन हुआ? बकेट। हमें इससे क्या मतलब है कि जब मैंने बड़ा वाला गोला बनाया अपने इस 2 नंबर स्टेटमेंट के लिए, तो इसके अंदर कौन घुस गया? ऑटोमेटिक स्टाम्प घुस गया ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा डायग्राम से क्या मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ? थोड़ी देर के लिए अगर मैं स्टाम्प को यहां से इनविजिबल कर दूं इस तरह से, इस तरह से, तो अब मुझे बताओ, ये पैकेट है और ये पैकेट का सम हिस्सा क्या है? बकेट है कि नहीं है? तो मेरा डायग्राम सही है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर कौन आ गया? स्टाम्प आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा था डायग्राम तुमको जैसा बनाना है बनाओ, तुम्हारे उस डायग्राम से, जिस स्टेटमेंट के लिए तुम डायग्राम बना रहे हो, तुम्हारा स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ। बाकी तुम्हारे इतना बड़ा बनाने से, क्योंकि देखो ये पैकेट है तो सम पैकेट्स आर बकेट्स, ऐसा बना सकते हैं। ये पैकेट है तो सम पैकेट्स आर बकेट्स, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा स्टेटमेंट वायलेट हुआ? नहीं हुआ, तो हमारा डायग्राम जो है एकदम सही है। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स, ये जो बकेट बनाया हो ना पिंक वाला, बोलते हैं सारा का सारा बकेट कौन है? तो हमको बकेट को किसके अंदर रखना है? तो मेरा मर्जी, कैसे भी रखेंगे, हम ऐसा रखेंगे, ये रहा ट्यूब्स। तो बताओ, ऑल बकेट्स ट्यूब्स है कि नहीं? पहले बताओ, है कि नहीं? पहले बताओ, क्या मेरा स्टेटमेंट वायलेट हुआ? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर मेरा पैकेट भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया, बकेट भी सब आ गया। ये हुआ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं पॉसिबल डायग्राम। क्या मैं आपको समझा पाया? ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि एक कंक्लूजन ऐसा था जो बेसिक में पास हुआ था, अब उसको चेक करना पड़ेगा पॉसिबल में। क्या था? अब बाकी को भी तुम चेक कर लो अगर चाहते हो, तुम्हारा पढ़ने सीखने का इच्छा है तो। सम ट्यूब्स आर स्टाम्प,
यहाँ ट्यूब और स्टाम्प में कोई लिंक ही नहीं था, बेसिक में फेल हो गया। हालांकि पॉसिबल में चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कंक्लूजन है, फिर चेक कर लो। सम ट्यूब्स आर स्टाम्प्स, देखो ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स है ना, बताओ ट्यूब का कुछ हिस्सा स्टाम्प है कि नहीं है, तो बताओ 1 नंबर यहां तो पास हुआ ना पास, लेकिन क्या ये फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि कंक्लूजन को हर केस में पास होना है, कंक्लूजन पहले के बेसिक में फेल हो चुका है, तो पॉसिबल में पास होने से वो कंक्लूजन नहीं होगा। सम बकेट्स आर स्टाम्प्स, बकेट और स्टाम्प में तो कोई लिंक ही नहीं है, तो ये फॉलो या नहीं करेगा। लेकिन यहां देखो सम बकेट्स आर स्टाम्प्स, ये पूरा का पूरा कौन है? बकेट। बताओ बकेट का ये हिस्सा क्या है? स्टाम्प है कि नहीं है? तो बताओ सम बकेट का हिस्सा स्टाम्प हुआ, यानी कि 2 नंबर पॉसिबल में पास हो रहा है, लेकिन बेसिक में क्या हो गया था? फेल हो गया था, ये फॉलो नहीं करेगा। हम तुमको समझा दे रहे हैं, लेकिन जो कंक्लूजन बेसिक में ही फेल हो जाएगा उसके लिए पॉसिबल में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी होता तो यहां फेल हुआ तो यहां पास होने से फॉलो करेगा। अब तीसरा आ जाओ, सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, तो देखो ये पैकेट्स था और ये क्या था? ट्यूब्स। तो देखो इस पैकेट का सम ट्यूब्स, ये जो ट्यूब है, ट्यूब का ये हिस्सा पैकेट के अंदर है कि नहीं है? तो बेसिक के पास हुआ, तो हमें कहां चेक करना पड़ेगा? पॉसिबल में। सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, ये देखो ये पूरा का पूरा कौन है? ट्यूब्स। ये पूरा का पूरा कौन है? ट्यूब्स। और सम ट्यूब्स आर पैकेट, देखो ये पूरे के पूरे ट्यूब्स में ये जो पैकेट है बड़ा वाला, ये किसका हिस्सा है? ट्यूब्स का हिस्सा है, लेकिन ये कौन है? पैकेट। तो बताओ ट्यूब का कुछ हिस्सा क्या है? पैकेट है, यानी कि ये पॉसिबल में भी फॉलो किया। तो ये 3 नंबर जो कंक्लूजन था, ऐसा कंक्लूजन था जो बेसिक में भी पास किया और पॉसिबल में भी पास किया। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस, ये हो गया आपका आंसर। ये वाला, ये तो यहाँ बेसिक में पास हुआ, अगर ये पॉसिबल में फेल हो जाता तो ये नहीं फॉलो करता। अभी तो मैंने बोला कंक्लूजन को सब में पास होना पड़ेगा। तुम और भी डायग्राम बना लो, सब में पास होगा। पता है क्यों? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। तुमने कहा कि सर ये कंक्लूजन बेसिक में पास हुआ है, तुम्हारा सवाल था कि सर ये अगर पॉसिबल में फेल हो जाता तो अभी मैंने बोला कि कंक्लूजन को हर कंडीशन में पास होना है, मतलब हर डायग्राम में पास होना है। तुम्हारा ये 3 नंबर कंक्लूजन बेसिक में पास हुआ, अगर ये मान लेते हैं कि पॉसिबल में अगर ये फेल हो जाता तो ये भी फॉलो नहीं करता, तब आंसर होता नन फॉलो। क्योंकि कंक्लूजन को जितने डायग्राम बनाओगे सब में पास होना पड़ेगा, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो किसी एक में ही पास होने से पास, मतलब बेसिक में अगर पास हो गया तो क्यों चेक करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है तो। लेकिन कंक्लूजन है बेसिक में पास हुआ है, इसलिए पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, कंक्लूजन अगर बेसिक में पास हुआ, कंक्लूजन अगर बेसिक में पास हुआ तो उसको पॉसिबल में भी पास होना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सनाज तुम सो ही जाओ थोड़ा देर, बर्दाश्त तो हो नहीं रहा है तुम्हें क्लास। एग्जाम सही समय पे सही सबक सिखा देगा। हाँ, ये क्लियर हो गया? तो इस 1 नंबर क्वेश्चन में कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? 3। समझ में आया सबको? साला इधर शाहरुख खान खड़ा होता तो कोई नहीं सोता, दिक्कत यही है। इसको देखते हैं। सम रिवर्स आर हिल्स, चलो बनाते हैं। ये हो गया रिवर्स और सम रिवर्स आर क्या है? हिल्स। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुमको माजरा समझ में आता चला जाएगा। सम रिवर्स आर हिल, ठीक बनाया ना बेसिक। नो हिल इज टैक्सी, बोलता है कोई भी हिल टैक्सी नहीं है, यहां बना दो टैक्सी, इन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं है, नो हिल इज टैक्सी। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर इसका पॉसिबल डायग्राम बनाना होता तो हम इस टैक्सी को यहां बना देते, तभी तो हिल और टैक्सी में नो हिल इज टैक्सी है कि नहीं है? बोलो है ना? यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल टैक्सीज आर बसेस, ये जो है ना ये टैक्सी, ये ऑल टैक्सी क्या है? बसेस है, बस ये हो गया बेसिक डायग्राम। अब चलो देखते हैं कंक्लूजन। ये हो गया बेसिक और ये हो गया पॉसिबल। सम बसेस आर रिवर्स,
कहाँ बस, कहाँ रिवर, फॉलो करेगा? नहीं, एक नंबर। तो उसको पॉसिबल चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि ये कंक्लूजन है। हम काहे चेक करेंगे? सम टैक्सीज आर रिवर्स, कहाँ टैक्सी कहाँ रिवर? सम टैक्सी रिवर है क्या? नहीं है, तो 2 नंबर ही बेसिक में फेल। और 3 नंबर, नो बस इज रिवर, यहां बस है यहां रिवर, यस, नो बस इज रिवर, तो 3 नंबर वाला बेसिक में पास हो गया। अब तो लफड़ा हो गया कि भैया 3 नंबर वाला अगर बेसिक में पास है तो कहाँ चेक करना पड़ेगा? चलो अब पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। ये सब ड्रॉ करने में कितना समय लगता है? सम रिवर्स आर, अब देखो एक बार बनाएंगे, सम रिवर्स आर हिल्स, बन गया। नो हिल इज टैक्सी, कोई भी हिल, हाँ कोई भी हिल टैक्सी नहीं है, तो टैक्सी तो हिल इधर बना दे। देख लीजिए, हिल और हिल, सॉरी ये क्या है? टैक्सी। बताओ टैक्सी और हिल में कुछ भी क्रॉसिंग है? तो यहां भी प्रूव हो गया ना कि नो हिल इज टैक्सी। हम कहां बनाएंगे, मेरा मर्जी। ऑल टैक्सीज आर बसेस, कह रहा है ये सारा टैक्सी कौन है? बसेस। ये सारा का सारा टैक्सी किसके अंदर आएगा? तो बना दो ऐसे करके, ये हो गया बसेस। देख लीजिए, सारा टैक्सी बस के अंदर है कि नहीं है? सही बनाया है। तो बाकी कौन कौन मेरे चपेटे में आ गया, हमको उससे क्या मतलब है? लपेटे में, बात समझ रहे हो ना? कहते हैं ना गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है, हम तो गेहूं पीस रहे थे, घून अगर आ गया तो मेरा गलती थोड़े ना है। तो हमको बोला था सारा का सारा टैक्सी को बस के अंदर रखो, तो बताओ सारा टैक्सी बस के अंदर है कि नहीं? तो मेरा स्टेटमेंट सही है, डायग्राम मेरा मर्जी। अब चेक करो, सम बसेस आर, सॉरी सम बसेस आर रिवर्स, सम बसेस आर रिवर, फॉल्स था। अब यहां देखो, ये बस है ना, ये पूरा बस है, इस बस का थोड़ा सा हिस्सा कौन है? तो पॉसिबल में तो पास कर गया ये, का ही फर्क पड़ता है, तो कंक्लूजन है। जब बेसिक में फेल हो गया तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब 2 नंबर, सम टैक्सीज आर रिवर्स, कुछ टैक्सी कौन है? रिवर है। सम टैक्सीज आर रिवर, यहां गलत हो गया। अब यहां देखो, ये टैक्सी है, टैक्सी है ना, अब बताओ टैक्सी का कुछ हिस्सा कौन है? रिवर, तो पॉसिबल है पास किया, 2 नंबर। अब 3 नंबर में, नो बस इज रिवर, ये था बस और ये था रिवर, नो बस इज रिवर, यहां पास किया 3 नंबर में। अब यहां देखो, ये बस है और बस के अंदर ही कौन है? रिवर है, तो ये फॉलो करेगा, नो बस इज रिवर। कोई भी बस को रिवर नहीं होना है, तो बस अलग होगा रिवर अलग होगा, या तो पूरा का पूरा रिवर किसके अंदर है? बस के अंदर। तो जो बेसिक के पास हुआ था पॉसिबल में फेल हो गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, नहीं, नन फॉलो नहीं होगा। आपने ध्यान नहीं दिया, यही है, इसलिए इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान यहां देखो, इसको देखो, नो सम ए बी, ए बी, तो सम नो ए बी क्या होता है? इधर होता है ना। चलो, सम बसेस आर रिवर्स, मैंने सम एज आर बी, और देखो नो एज आर बी, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बना रहा है? हाँ, तुम मुझे बताओ, इंडिविजुअली ये तीनों रॉन्ग है ना, कोई यहाँ रॉन्ग कोई यहाँ रॉन्ग, तो ऐसे तो देख के लग रहा है कि नन फॉलो, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये सम एज आर बी, नो ए इज बी, ये दोनों क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी यहाँ आइदर और केस हो सकता है। और आइदर और केस का डेफिनेशन क्या था कि यहाँ हम फेल होगा तो ये यहाँ पास हो जाएगा, और ये अगर यहाँ फेल होगा तो हम इधर में पास हो जाएगा। देखो चेक कर लो, ये देखो चेक करो, ए और बी, यानी कि 1 और 3। ध्यान दो, 1 नंबर जब बेसिक में फेल हुआ था तो 3 नंबर वहां पे पास कर गया, 1 नंबर जब पॉसिबल में पास हुआ था तो 3 नंबर वहां पे फेल हो गया। जब ऐसा होगा आंसर होगा आइदर ए और सी फॉलोज। देखो, सम बसेस आर रिवर्स, बस क्या रिवर है? नहीं, लेकिन हाँ यहां कुछ बस रिवर है,
नो बस इज रिवर, हाँ नो बस और रिवर नहीं है, नो बस और रिवर करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नो बस इज रिवर फॉल्स है, क्योंकि बस के अंदर ही कौन घुसा हुआ है, रिवर। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था। कैसे पहचाने, 1 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, कि जिस जगह पे ये रॉन्ग था इस जगह यहाँ पे पास हो गया, और जिस जगह ये पास था उस जगह 3 नंबर रॉन्ग हो गया। जब भी ऐसा होगा और तुम्हारा फैक्ट मिल जाएगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 3 फॉलोज, आइदर ए और सी फॉलोज। तो इस सवाल का जवाब कौन होगा, आइदर में। बोलो क्लियर हुआ, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो। ये था आइदर और केस, दिमाग से जहन से निकल जाएगा। देखो आपने कहा ना नॉन फॉलो बोल दिया फटाक से, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि आइदर और केस यहाँ पे है। 5 नंबर कैरियर बिगाड़ के रख देगा। अभी रुखसात का सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे प्रीवियस बैच दर्शन का सिलेक्शन हुआ ना, अभी रुखसात का नहीं हुआ। कितने नंबर के लिए नहीं हुआ पता है, 0.25। कितने के लिए, 4 आना। हम कितने नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 5। तो वहां पे वो भीमिया रहा है पीछे, सानाज को ही बोल रहे हैं। भीमियाना मैंने क्या होता है, सोना, सब सोना निकल जाएगा एग्जाम में, ऐसा है ना। कितना भी स्नो पाउडर लगा के जाओ एग्जाम में, कोई फायदा नहीं है। वो एग्जाम के पेपर में स्नो पाउडर लगाना पड़ेगा ठीक से, तो ही नौकरी होगा। समझ रहे हो, आगे बढ़े, बोलिए आइदर और है, समझ में आ गया। चलो क्यों होगा, जो गलत है ये सही हो जाएगा, जो सही होगा नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, चलो। ऑल रोड्स आर, ध्यान दो, ऑल रोड्स, ओ ऑल रोड्स आर, ऑल रोड्स आर कार्स, बना दिए, सारे के सारे रोड कार है। नो कार इज ट्री, बोलता है कोई भी कार, ये बाहर कार ट्री नहीं है, तो ट्री बाहर होगा, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे कोई भी कार ट्री नहीं है तो बाहर रखो दोनों को, ये अंदर घुस ही नहीं पाएगा। एक कॉमन सेंस सोचो, ये रोड किसके अंदर है, तो जब ट्री कार को ही नहीं छू सकता है, तो ये बाप जन्म कभी रोड को छू सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। करण आदित्य को पीटना चाहता है, लेकिन आदित्य मेरे रूम के अंदर मेरी छत्र छाया में है, तो करण उसको पीट सकता है। क्यों, कंडीशन है, करण अगर मेरे रूम में ही नहीं घुस सकता है, तो मेरे रूम में जो आदित्य है उसे कैसे पीटेगा। समझ रहे हो बात को। आगे, सम ट्रीज आर जंगल, बोलता है ये ट्री है ना, इस ट्री का सम हिस्सा कौन है, जंगल, बना दिए, ठीक है। अब बोलता है ऑल जंगल्स आर रिवर्स, सारे के सारे जंगल कौन है, ये रहा, सारे के सारे जंगल कौन है, रिवर, ठीक है। इसे कहते हैं बेसिक डायग्राम। कोई डरने की बात नहीं, अभी तक मैंने कुछ अलग किया है क्या, बताओ तुम लोग, नहीं किया है रे भाई, क्या डर रहा है, तो देखो ना बन जाएगा सब। चल चेक करते हैं। सम रिवर्स आर रोड्स, पता है कुछ रिवर रोड है, रिवर यहाँ है, रोड यहाँ है, कहाँ फॉलो करेगा ये तो बेसिक में ही फेल हो गया। पॉसिबल यहाँ लिख के रखते हैं, तो जो कंक्लूजन है, पॉसिबल नहीं लिखा हुआ, कंक्लूजन बेसिक में ही फेल हो गया, तो पॉसिबल में नहीं चेक करेंगे। सम जंगल्स आर रोड्स, यहाँ है जंगल, बाप रे बाप, यहाँ है रोड, बोलता है जंगल का कुछ हिस्सा रोड है क्या, नहीं है, बेसिक में फेल हो गया। सम कार्स आर रोड्स, कुछ कार रोड्स है, ये देखो सम कार्स आर रोड्स, ये कार है, अब बताओ कार का कुछ हिस्सा क्या है, रोड है, बेसिक में पास हो गया, तो इसको पॉसिबल में चेक करना पड़ेगा। नो जंगल इज रोड, ये है जंगल और ये है रोड, बात तो सही है, कोई भी जंगल रोड है नहीं, ये भी बेसिक में पास हो रहा है, तो अब क्या बनाना पड़ेगा, पॉसिबल डायग्राम। अब हाँ, ऑल रोड्स आर कार्स, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देखिए, ये है रोड्स और सारे रोड क्या है, कार्स है। नो कार इज ट्री, कोई भी कार ट्री नहीं है, तो ट्री तो भैया बाहर ही बनेगा,
इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा। सम ट्रीज जंगल बोलता है ट्री का सम हिस्सा कौन है? जंगल। ट्री का सम हिस्सा जंगल है, ये रहा ट्री का सम हिस्सा जंगल। गलत तो नहीं बना है? मेरा स्टेटमेंट वैलिड हुआ? हमको बोला था तुम ट्री का कुछ हिस्सा ले लो, हम ले लिए ये ट्री का कुछ हिस्सा। बाहर हम किसको लेंगे, मेरा मर्जी। ऑल जंगल सर, ये जो जंगल है ना ये सब क्या है? रिवर। तो मालूम है ना क्या करेंगे हम? हाँ ये देखो सारे जंगल कौन है? रिवर है। बन गया? अब चेक करो। ये इन दोनों को तो चेक करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों जब बेसिक में ही फेल है तो पॉसिबल में काहे चेक करेंगे, लेकिन सीखने के लिए कर लेते हैं। सम रिवर्स आर रोड्स, रिवर यहाँ है रोड यहाँ है, तो सम रिवर रोड नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल में देखो बोला है सम रिवर्स आर रोड्स। ये बड़ा वाला कौन है? रिवर। बताओ इसका थोड़ा सा हिस्सा रोड है कि नहीं है? तो पॉसिबल में तो पास हो रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ता है पॉसिबल में पास होने से? जब तुम बेसिक में नहीं पास हुआ तो तुमको हर एग्जाम के हर सेक्शन में पास होना पड़ेगा। सम जंगल्स आर रोड्स, जंगल यहां है रोड यहां है, फेल हो गया था भाई, जंगल रोड है ही नहीं। लेकिन यहां देखो ये बड़ा वाला जंगल है और जंगल का सम हिस्सा क्या है? रोड है, पॉसिबल में पास हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ेगा। सम कार्स आर रोड्स, कार का कुछ हिस्सा क्या है? रोड है, यहां भी कार का कुछ हिस्सा क्या है? रोड है, पॉसिबल में भी पास हो रहा है। अब पता है क्यों पास हो रहा है, हम कारण बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमने अभी ध्यान नहीं दिया इस बात को। नो जंगल इज रोड, नो जंगल इज रोड यहां सही था, लेकिन मतलब नो जंगल इज रोड का मतलब है कोई भी जंगल रोड से टच नहीं करेगा, पर यहां तो जंगल के अंदर ही क्या है? रोड है, तो ये पॉसिबल में फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है ये कंक्लूजन नहीं होगा, यानी कि कौन सा फॉलो करेगा? 3 नंबर, सम कार्स आर रोड्स। क्यों क्यों? तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ अरे वो बाद में आते हैं। हम क्या पूछे हैं 3 नंबर के बारे में? थोड़ा कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं और इसको देखते हैं। ऑल एज आर बी का डेफिनिट कंक्लूजन क्या था? सम बीज आर ए। ऑल एज आर बी का बोलो बोलो, ऑल एज आर बी का सम बीज आर ए। ऑल रोड्स आर कार्स, ऑल एज आर बी का क्या होगा? सम बीज आर, मतलब ऑल रोड्स आर कार्स का डेफिनिट कंक्लूजन क्या होगा? सम कार्स आर रोड। तो जो सी नंबर था ना ये डेफिनिट कंक्लूजन था, इसे डायग्राम बनाओ चाहे नहीं बनाओ ये हमेशा राइट होगा, क्योंकि बेसिक में तुम्हें करा दिए कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट कंक्लूजन होते हैं, डायग्राम बनाओगे तो भी वो प्रूफ होगा, नहीं बनाओगे तो भी वो प्रूफ होगा। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा ये तो 3 नंबर तो फॉलो करेगा। और एक चीज है देखो जो उसने बोला, क्या है? एक है सम और एक है नो। कौन सा? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला बी नंबर। सम जंगल्स आर रोड्स एंड नो जंगल इज रोड। अभी कहा था ना मैंने, एक सम और एक नो, ए ए बी बी, जंगल जंगल रोड रोड। अब ये आइदर और है, चेक कर लो। देखो बी नंबर बेसिक में फेल हुआ था, तो डी नंबर बेसिक में क्या हुआ था? पास हुआ था। बी नंबर जब पॉसिबल में पास हुआ था, तो डी नंबर पॉसिबल में क्या हो गया था? फेल हो गया था। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये दोनों क्या है? आइदर और केस है। तो आंसर क्या होगा? कंक्लूजन 3 एंड आइदर सी और डी फॉलोज। 3 तो फॉलो करेगा ही, और आइदर सी और सॉरी बी और डी, बी और डी, बी एंड डी फॉलो। तो कंक्लूजन 3 फॉलोज एंड आइदर बी एंड डी फॉलोज। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैं समझा पाया? कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हो पूछो, हम डील करेंगे। आपको पहचानना पड़ेगा सम नो, जंगल जंगल रोड रोड। यहां जंगल रोड यहां कार रोड नहीं चलेगा, दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑल बेंचेस आर कॉट्स। देखो ये है बेंचेस एंड सारे के सारे बेंचेस क्या है? ऑल बेंचेस आर कॉट्स। कॉट्स माने खटिया,
ऑल बेंचेस आर कॉट्स, बेंचेस को बी लिख दिया, कॉट्स को सी लिख दिया। नो कॉट इज लैम्प, ये जो बाहर वाला कॉट है ना, कोई भी कॉट क्या नहीं है, लैम्प नहीं है, यानी इनके बीच कोई लिंक नहीं है, कर दिए, नो कॉट इज लैम्प। एंड सम लैम्प्स आर कैंडल्स, ये जो लैम्प है ना, इसका सम हिस्सा कौन है, कैंडल है, यही तो बोला था। ये हो गया बेसिक डायग्राम। अब यहां पे दो दिया हुआ कंक्लूजन, तो यहां लिखते हैं बेसिक और यहां लिखते हैं पॉसिबल, चेक कर लो। सम कॉट्स आर बेंचेस, सम कॉट्स आर बेंचेस, सही है, क्योंकि ये कॉट्स है, कॉट्स का कुछ हिस्सा क्या है, बेंचेस, सही है कि नहीं है, क्यों बोलो तो, ऑल बेंचेस आर कॉट्स, ऑल एज आर बी, तो क्या होगा, सम बीज आर ए, तो इसका ये कौन सा कंक्लूजन है, डायरेक्ट डेफिनिट कंक्लूजन। तुम कितना भी डायग्राम बना लो ये हमेशा सच होगा, क्यों, क्योंकि बेंच है किसके अंदर, कॉट्स के अंदर, तो बेंच अगर कॉट के अंदर है तो हमेशा सम कॉट्स आर क्या होगा, बेंचेस। अभी मैंने सिखाया था ऑल बेंचेस आर कॉट्स का डायरेक्ट कंक्लूजन होता है सम कॉट्स आर बेंचेस, दिया हुआ है तो ये तो फॉलो करेगा ही। ये वाला सम कैंडल्स आर कॉट्स, यहां पे कैंडल है, यहां पे कॉट्स है, फॉलो कर रहा है नहीं, तो जब ये यही फॉलो नहीं कर रहा है तो हम पॉसिबल में क्यों चेक करेंगे, और इस ये बेसिक में पास हो गया, इसको ही पॉसिबल में चेक करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ए नंबर कंक्लूजन सीधे सीधे एक नंबर स्टेटमेंट का डायरेक्ट कंक्लूजन है, डेफिनिट कंक्लूजन है, जो कि हमने बेसिक में सीखा था। अभी मैं समझा पाया, तुम डायग्राम बना लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बना देते हैं। क्या था, ऑल बेंचेस आर कॉट्स, नो लैम्प इज, नो कॉट इज लैम्प, नो कॉट इज लैम्प। अब बोला है सम लैम्प्स आर कैंडल्स, ये रहा कैंडल्स, तो बताओ सम लैम्प्स आर कैंडल हुआ कि नहीं हुआ, अब चेक कर लो, क्या चेक करना, सम कॉट्स आर बेंचेस, अभी भी तो देखो ये कॉट्स है और कॉट का कुछ हिस्सा क्या है, बेंचेस, तो यहाँ पास होगा ही, क्योंकि ये डायरेक्ट कंक्लूजन है जो यहां से सीधा आया है, और मैंने कहा था जो डेफिनिट और डायरेक्ट कंक्लूजन होगा वो हर केस में सही होगा, डायग्राम बनाओ तो ही मिल जाएगा, नहीं बनाओ तो भी। और ये जब पास हो ही गया तो ये तो ऑलरेडी यहाँ फेल हो चुका है, इसको यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास होगा। देखो ये सम कैंडल्स का कॉट्स ना, ये पूरा का पूरा कैंडल है और कैंडल का कुछ हिस्सा क्या है, कॉट्स है, तो यहाँ ये पास कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, बेसिक में तो फेल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली ए फॉलोस। सम बिल्डिंग्स आर, देखो ये है बिल्डिंग और सम बिल्डिंग्स क्या है, सोफास, फाइन, सम सोफाज आर बेंचेस, सम सोफाज आर बेंचेस, ये है बिल्डिंग, एंड सम बेंचेस आर टेबल्स, सम बेंचेस आर क्या है, टेबल्स। ये हो गया बेसिक डायग्राम, ये बेसिक और ये पॉसिबल। चलो चेक कर लो, सम टेबल्स आर सोफाज, यहां टेबल है यहां सोफा है, क्या सम टेबल सोफा है, बेसिक में ही फेल हो गया, तो पॉसिबल में चेक करेंगे नहीं। नो टेबल इज सोफा, नो टेबल इज सोफा, हाँ ये तो फॉलो कर रहा है, तो क्या बनाना पड़ेगा, अब तो बनाना पड़ेगा पॉसिबल डायग्राम, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, देख लो। और एक चीज देखियो, ये सम है और ये नो है, टेबल टेबल सोफा सोफा, यानी कि ये हो सकता है कि ये आइदर और केस हो, तो चेक कर लेते हैं, इसके लिए पॉज करना पड़ेगा। सम बिल्डिंग्स आर सोफास, ये है बिल्डिंग एंड सम बिल्डिंग्स आर सोफास, ध्यान से देखो, सम सोफास आर बेंचेस, सोफा का कुछ हिस्सा क्या है, सम सोफास आर बेंचेस, क्या दिक्कत है, सम बेंचेस आर, बेंचेस का कुछ हिस्सा क्या है, टेबल्स है, इस बेंच का कुछ हिस्सा क्या है, ये रहा टेबल, देखो बेंचेस का कुछ हिस्सा क्या है, टेबल में आ गया, ये हो गया पॉसिबल डायग्राम। चलो चेक करो, सम टेबल्स आर सोफाज, सम टेबल्स आर सोफाज, यहां गलत था, लेकिन यहां देखो ये टेबल है और टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, सोफा, यहां पे ये पास कर रहा है, और जो चीज बेसिक में फेल कर रही थी उसका कंप्लीमेंट्री पेयर बेसिक में क्या कर रहा था, पास कर। देखो नो टेबल इज सोफा, यस नो टेबल इज सोफा, लेकिन यहां देखो टेबल के अंदर ही सोफा है, तो नो टेबल इज सोफा होगा,
यहाँ ये फेल हो गया। तो देखो जो चीज यहाँ फेल हो रही है, जो चीज बेसिक में फेल हो रही है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेसिक में पास हो जा रहा है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पॉसिबल में पास हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पॉसिबल में फेल हो जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस है, आइदर हो। तो इसका आंसर होगा आइदर ए और बी फॉलोस। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो, इतना ट्रेंड हो जाओगे। अब मॉडल 2 में कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी। तो इसका जो माइंड सेट चेंज हो जाएगा। चलो करते हैं, सिंपल है। सम पेपर्स आर बोर्ड्स, ध्यान देना ये है पेपर और सम पेपर क्या है, बोर्ड्स है। और नो बोर्ड आर कार्ड्स, कोई भी बोर्ड कार्ड नहीं है, तो इन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं होगा। ये कौन सा डायग्राम हुआ, बेसिक। पॉसिबिलिटी का क्या खेला है, इसको किसी एक में पास होना है। अगर ये बेसिक में पास हो गया तो पॉसिबल में चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये फेल हो गया यहां तो चेक करना पड़ेगा। चलो यहां लिखते हैं बेसिक, यहां लिखते हैं पॉसिबल। बोलता है ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर, सारे के सारे कार्ड पेपर हो जाए ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऑल कार्ड्स आर पेपर, तो कार्ड यहां है, पेपर यहां है, पास हो रहा है बेसिक में नहीं। ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर, सारे के सारे बोर्ड किसके अंदर चल जाएंगे, पेपर। या सारे के सारे बोर्ड पेपर के अंदर है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फेल। लेकिन हमको पता है कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी, तो हमको अब पॉसिबल डायग्राम में चेक करना पड़ेगा। देख लो, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, पेपर। और ये जो पेपर है इसी के अंदर हम क्या बना सकते हैं, बोर्ड्स। देखो ना, ये पेपर हुआ ना, और सम पेपर क्या हुआ, बोर्ड्स। बोलो सही है कि नहीं है, सही है। दूसरा पढ़ो क्या है, ऑल बोर्ड्स, ऑल बोर्ड्स, सॉरी ये है ना सम पेपर सा बोर्ड, हाँ सम, सॉरी ये वाला, नो बोर्ड्स आर कार्ड्स। बोलता है कोई भी बोर्ड, ये बोर्ड कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब बोर्ड और कार्ड में कोई लिंक नहीं होगा। देखो ध्यान से, माने ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड और कार्ड में कोई लिंक नहीं होगा। देखो ये रहा कार्ड, दोनों में कोई लिंक है, तो मेरा स्टेटमेंट कहां वायलेट हुआ, देख लो। नो बोर्ड, नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, ये रहा बोर्ड, ये रहा कार्ड, दोनों में कोई लिंक है नहीं है, इसका मतलब मेरा डायग्राम सही है। अब चेक करो, ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, यस। ऑल कार्ड्स किसके अंदर है, पेपर के अंदर, पास हो गया। ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर, सारे के सारे बोर्ड पेपर है, ये देखो सारे के सारे बोर्ड पेपर है, ये भी पास हो गया। इसका मतलब बोथ फॉलोस। सारा का सारा खेल डायग्राम का है, तुम डायग्राम देख लो फिर से। सम पेपर्स आर बोर्ड्स, ये रहा पेपर, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, और नो बोर्ड्स आर कार्ड्स, ये रहा नो बोर्ड्स आर, ये नो बोर्ड्स आर कार्ड, दोनों में कोई लिंक है नहीं है, डायग्राम सही है। अब चेक करो, ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर, यस ऑल कार्ड्स, सारे के सारे कार्ड किसके अंदर है, पेपर के अंदर है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, हाँ है, पास हुआ। ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर, मतलब ऑल बोर्ड्स आर पेपर्स, सारे के सारे बोर्ड किसके अंदर होंगे, पेपर के अंदर, ये देखो सारे के सारे बोर्ड इस पेपर के अंदर है, ये भी पॉसिबिलिटी है, पास हो गया। यानी कि बोथ फॉलो, यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डायग्राम के ऊपर। ये देख लीजिए, ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स, ऑल ये सारे सर्कल है, और सारे सर्कल कौन है, स्क्वायर्स है, ठीक है अभी तक। सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये रहा सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये स्क्वायर का सम हिस्सा रेक्टेंगल है, ठीक है चलो हो गया। चेक करो, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, बोलता है सारे रेक्टेंगल किसके अंदर होंगे, स्क्वायर के अंदर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बेसिक में तो नहीं है, बेसिक में नहीं है, हमको पॉसिबल में चेक करना होगा। कैन ऑल सर्कल्स भी रेक्टेंगल, क्या 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 सारे के सारे सर्कल रेक्टेंगल हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है।
कैन का मतलब होता है, आपसे पूछ रहा है कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी, कैन मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कैन माने क्या होता है, पॉसिबिलिटी। हाँ, तो पूछा है कि क्या सारे सर्कल रेक्टेंगल है, ये सर्कल क्या रेक्टेंगल के अंदर बेसिक में है क्या, नहीं है, तो ये भी फेल हो गया। अब बताओ बेसिक में तो दोनों फेल हो गया, हमें ये चेक करना है कि ये पॉसिबल में पास होगा कि नहीं, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके डायग्राम के ऊपर। बनाते डायग्राम, चलो। ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स, ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स ना। अब देखो ये सर्कल है और सारे के सारे सर्कल क्या है, तो इसी को स्क्वायर मान लेते हैं। याद है पॉसिबल डायग्राम में सिखाए थे, ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर, यस, जो सर्कल है वही कौन है, स्क्वायर है, यस, ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर। अब बोला है सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, अब यही सर्कल है और यही कौन है, स्क्वायर है, और बोला है स्क्वायर का कुछ हिस्सा कौन है, तो इसके अंदर कौन बना दो, रेक्टेंगल। तो बताओ ये स्क्वायर भी है और ये सर्कल भी है, और इस स्क्वायर का थोड़ा सा हिस्सा कौन है, रेक्टेंगल। अब चेक करो ऑल रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर हो सकता है, यस, ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी में पास हो गया, एक नंबर। कैन ऑल सर्कल्स बी रेक्टेंगल्स, क्या सारे के सारे सर्कल, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये रेक्टेंगल हो सकता है, हो सकता है, कैसे देखो, ध्यान दो, ये सर्कल था और यही कौन था, स्क्वायर था, और बोला था कुछ स्क्वायर कौन है, रेक्टेंगल, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, रेक्टेंगल, क्योंकि सम का मिनिमम रेंज कितना होता है 1 और मैक्सिमम कितना होता है ऑल। याद है थर्ड नंबर डायग्राम, सम ए आर बी का, जो ए है वही कौन है, बी है। ये देखो सम स्क्वायर से रेक्टेंगल, सम ए आर बी, इसका लास्ट डायग्राम क्या था, पूरा का पूरा गोल ये रहा। तो क्या बोला था, क्या क्या सारे सर्कल रेक्टेंगल हो सकते हैं, हाँ देखो जो सर्कल था वही कौन है, रेक्टेंगल है, यानी ये भी पास हुआ। कौन फॉलो करेगा, बोथ फॉलोस। देख लो एक बार, क्लियर, इसे करो। इसके बाद क्या है, ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल से है जो मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए, तो ये यहीं तक है, ठीक है। तो ये आज का जो फर्स्ट क्लास था, यहाँ हमने देखा सिलॉग का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख लिया कि हमारा आइदर और केस कहाँ कहाँ पे होगा, और उस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने कर लिए, कुछ कंक्लूजन बेस्ड और कुछ पॉसिबिलिटी बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ कंक्लूजन भी दिया रहेगा और पॉसिबिलिटी भी दिया रहेगा, तो दोनों कैसे डील करना है, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इन ऑल डायग्राम, पॉसिबिलिटी मे ट्रू इन एनी वन ऑफ द डायग्राम, पॉसिबिलिटी किसी एक डायग्राम में पूरा करना है। डायग्राम कुछ भी बनाओ, अपना मर्जी से बनाओ, पर तुम्हारे डायग्राम से तुम्हारा स्टेटमेंट वायलेट ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर वायलेट नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, तो इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रिवर्स सिलॉग जो है वो कैसे करते हैं। थैंक यू।